ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे यहाँ पे गुड आफ्टरनून नहीं है, इसलिए गुड आफ्टरनून। और जिसके यहाँ पे जो भी हुआ है, जब वो जो भी लेक्चर देख रहा है उसको वही ये कोई कॉमन होना चाहिए। नमस्ते इज़ वेरी नाइस ना। नमस्ते आप कह के सब कुछ टैकल कर सकते हैं। या तो नमस्ते सभी को। सो ठीक है, वी विल सी द थर्ड लेक्चर टुडे, इस बहुत ही अच्छी बुक का। तो इन द फर्स्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट, इन द फर्स्ट टू लेक्चर्स वी टॉक्ड अबाउट this particular chapter, and now we come to the most important chapter of this book and also for our economy section, which is money, banking and financial institutions. ठीक है जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो लेट्स ट्राई एंड डू देम। चलिए, तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 39, 38। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है, व्हाट वर द रीजंस व्हिच लेड टू बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ 1969। व्हाट वर द रीजंस। अभी देखिए, मैंने पीवाईक्यूज पढ़ाते टाइम पे आपको क्या समझाया है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा हल्का सा समझना है कि अच्छा रीजंस पूछ रहा है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छे से दिख जाए कि हाँ ये रीजन तो नहीं रहा होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, तो फिर उसको काटिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से क्या बैंक नेशनलाइजेशन का कारण बना। तो इन जनरल जो भी नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज है ना, जो नेशनलाइजेशन के रीजंस हैं, एम्स हैं, वो सब यहाँ पे लगेंगे। एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस वाज मोस्टली इन अर्बन एरियाज। सुनने से पता चल रहा है कि ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के पास था तो वो तो यही चाहेंगे कि प्रॉफिट हो। प्रॉफिट का होगा अर्बन एरियाज में होगा। रूरल एरियाज में तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी जेब से खर्च करके बैंक डालने पड़े। तो सरकार तो कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर क्यों करेगा। तो बिल्कुल बात ठीक है, करेक्ट है। एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज। बिल्कुल सही बात है, ये देखिए इसी से जा रहा है ये तो। क्योंकि पहले अर्बन एरियाज में था सिर्फ, तो एग्रीकल्चर को कहाँ से मिलेगा। अर्बन एरियाज में कौन सा एग्रीकल्चर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो रूरल में लेके जाओ, एग्रीकल्चर को क्रेडिट दो, तो सेकंड भी ठीक है। बैंक क्रेडिट वॉज नॉट यूटिलाइज फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू प्लान प्रायोरिटीज। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान आते थे, उनकी कुछ प्रायोरिटीज होती थी। अब भाई प्राइवेट सेक्टर उसके हिसाब से क्यों चलेगा। प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिव पे चलेगा ना। तो ये बात भी सही है कि गवर्नमेंट को ये भी चाहिए था। इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू अ फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज हैड एनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। ये भी बिल्कुल सही बात है, देखिए ये भी हुआ था। क्यों, क्योंकि क्या था कि जिसके अर्बन एरियाज में आप हैं, आपको प्रॉफिट देखना है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको दे दो, कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं बड़े बड़े जो चलाते हैं उनको दे दो। यहाँ पे थोड़ी देखना है वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे तो प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव देखना है। तो व्हाट विल बी योर आंसर हियर, डी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। साइनरेज जो टर्म है ये किसके लिए होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन, इसको बोलते हैं सनरेज। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, दिस इज जस्ट अ सिंपल फैक्ट। जो सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक है, जैसे जब वो मनी जनरेट करता है तो उससे क्या प्रॉफिट अर्न करता है ना भाई। देखिए जैसे सिंपल है ना, कोई 50 रुपए के नोट की कीमत 50 रुपए लगे, थोड़े लगे उसको बनाने में, तो कुछ प्रॉफिट जनरेट करता है आरबीआई, तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं सनरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सनरेज। दैट वाज जस्ट वन, मतलब सनरेज के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे तरीकों से मनी क्रिएशन के बाद इनकम आती है। इनकम फ्रॉम मनी क्रिएशन इज सनरेज। तो बहुत सारे तरीके से आती है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देखते हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑन रिजर्व्स केप्ट विद आरबीआई फॉर मनी क्रिएशन। बिल्कुल सही बात है, जो इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम ऑन रिजर्व्स केप्ट विद आरबीआई फॉर मनी क्रिएशन, है ना। जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है आरबीआई के पास, इंटरेस्ट कमा रहा है आरबीआई, वो भी इसी में आ जाएगा। इंटरेस्ट अकरिंग फ्रॉम बैंक बैलेंसेस केप्ट विद सेंट्रल बैंक एज इंटरेस्ट फ्री बैलेंसेस इन ऑर्डर टू मीट द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। जो रखवाता है ना सीआरआर एसएलआर में से चीजें, ऐसे ऐसे रिजर्व्स रखवाता है आरबीआई अपने पास, राइट। तो और इंटरेस्ट भी नहीं देता है ऊपर से, तो वहां से भी आ जाएगा। इन्फ्लेशन टैक्स, ये बात भी सही है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट। इन्फ्लेशन टैक्स से भी पैसा आएगा। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, जितना अभी सपोज करिए 100 रुपए है, मार्केट में आरबीआई ने 100 रुपए डाले हैं, और इन्फ्लेशन आ गया अब 6% का, तो अभी 100 रुपए की कीमत अगले साल कितनी हो जाएगी, 106 रुपए हो जाएगी। थी तो 100 रुपए मार्केट में, लेकिन उसकी कीमत 106 हो गई, तो आरबीआई को प्रॉफिट हो गया ना। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी पूछता नहीं है ये सब। इफ अ कंट्री हैज पेग्ड फिक्स्ड बट एडजस्टेबल। पेग्ड का मतलब वो क्या होता है, फिक्स्ड है उसका एक्सचेंज रेट, और जब चाहिए होता है तो अपने हिसाब से बदल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। Then consider the following statement. Inflation in the country may make its exports
लेस कॉम्पिटिटिव। ठीक है, ये बात तो सही है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया अगर, तो उसका मतलब क्या होगा? देखिए ऐसे है कि सपोज करिए अभी, सपोज करिए एक टी शर्ट है, ठीक है, वो अभी 100 रुपए की मिल रही है और इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये $1 की, सपोज करिए $1 100 का था, तो वहां पे फॉरेन मार्केट पे कितने की हो गई है? $1 की हो गई। अभी आपने इसको तो सेम रखा है, $1 100, इसको सेम रखा है, इसको चेंज नहीं होने दे रहे आप। लेकिन आपके यहाँ पे इन्फ्लेट होके टी शर्ट कितने हो गई 200 की हो गई। तो 200 की हो गई, तो अभी फोन मार्केट में कितने की बिकेगी? $2 की बिकेगी। तो जो जो चीज पहले $1 की मिल रही थी, अब वो यूएसए वाले $2 का क्यों लेंगे? समझ में आ रही है बात? कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए। टी शर्ट पहले इंडिया में 100 रुपए की थी, $1 100 का था, तो यूएस में वो टी शर्ट कितने की बिकी? $1 की। अब क्योंकि आपने क्या कर रखा है? पैक कर रखा है, फिक्स रख रखा है ना? आप थोड़ा जब मन करेगा तब एडजस्ट करेंगे। आपने फिक्स कर रखा है एक्सचेंज रेट को। तो अब क्या होगा कि यही जो टी शर्ट पहले $1 की बिक रही थी, अब मान लो इन्फ्लेट होने के बाद ये $200 की हो गई, तो ये $2 की बिकेगी। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव। If the country devalues its currency in proportion to the inflation, then its exports may remain competitive। ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, सिंपल सा फंडा है। इसको ऐसे देख लीजिए कि सपोज करिए पहले $1 100 का था और इस पे आपको एक टी शर्ट मिल रही थी। अब सपोज करिए $1 जो है वो $50 का हो गया है। तो अब आपको $1 में कितनी टी शर्ट मिल जाएंगी? दो टी शर्ट मिल जाएंगी। तो जो चीज पहले आपको $1 में एक टी शर्ट मिल रही थी, अब आपको $1 में दो टी शर्ट मिल रही है, तो आप ज्यादा खरीदना चाहेंगे। राइट, सस्ती हो गई है चीज, सस्ती हो गई तो कॉम्पिटेटिव हो गई है। आपने यूपीएससी के कोर्सेज में भी देखते हैं ना, जो कोचिंग वाले चलाते हैं, सस्ते होते जाते हैं तो ज्यादा कॉम्पिटेटिव होते जाते हैं। तो वैसी चीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर सी। क्लियर? देखिए बहुत ही सिंपल होती है इकोनॉमी में, हमेशा ये बोलता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी बात समझनी होती है। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है, लेकिन कई जगह यूज हो जाएगा कि करेंसी डिवैल्यू हुई तो एक्सपोर्ट बढ़ गया, ये इन्फ्लेशन आई तो एक्सपोर्ट कम हो गया। ये ऐसी चीजें ना बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपको, अगर इनका बेसिक आप समझ जाओ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज प्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम? इंडिया में अभी कैसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है? आरबीआई रेगुलेट्स द रुपी डॉलर रेट। नहीं 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 नहीं, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, आरबीआई जस्ट इंटरवीन्स। ठीक है, इन द मार्केट। ये वाला स्टेटमेंट, आरबीआई जनरली इंटरवीन्स इन द फॉरेक्स मार्केट इनडायरेक्टली, सिर्फ ये करता है आरबीआई, है ना? जो वोल्टिलिटी हो जाती है उसको ठीक करने के लिए सिर्फ इतना करता है। इसी को क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोट। मैनेज्ड फ्लोट, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। ये तो नहीं करता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करता है इंडिया। फिर मार्केट फोर्सेस पे चलता है हमारे यहाँ, और आरबीआई रेगुलेट्स द फॉरेक्स मार्केट। हाँ, तो आरबीआई नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है। सारी मार्केट्स को, बहुत जो ये जितने भी मनी रिलेटेड मार्केट होते हैं इनको आरबीआई मैनेज करता है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बात समझ में आ गई ना? आरबीआई रेगुलेट्स द रुपी डॉलर रेट का मतलब क्या हो जाता है कि आरबीआई फिक्स करता है, भाई आज $50, कल को $100। ऐसे नहीं होता है इंडिया में, दिस इज नॉट, दिस इज, नहीं ये गलत है। ये तो हो जाएगा फिक्स कर देना, है ना? ये क्या है? आरबीआई इंटरवीन करता है इनडायरेक्टली फॉरेक्स मार्केट में, कि भाई मान लो, ये भी चलो एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मान लो रुपी जो है वो डिवैल्यू हो रहा है डॉलर के कंपैरेटिवली, है ना? डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपी डिवैल्यू हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ही समझ लो इसका। मतलब $1 पहले $70 था, अब $1 $80 हो गया। इसको बोलते हैं रुपी का डिवैल्यू होना, रुपी का कमजोर होना, डॉलर का स्ट्रेंथन होना। ओके, इसको बोलते हैं। तो अब सपोज करो ये हो रहा है, तो ये जनरली कब होता है? जब रुपी की जो वैल्यू है, वैल्यू, ताकत, पावर, मार्केट में वो कम हो रही है। तब किसी चीज की जब वैल्यू कम होती है, ताकत कम होती है, पावर कम होती है, तो वो डिवैल्यू हो जाती है ना? उसके उसके आसपास वाले, उसके बाकी लोगों की पावर बढ़ जाती है। तो रुपये की वैल्यू अगर कम हो रही है, तो डॉलर की जो वैल्यू या पावर है वो बढ़ रही है। तो डॉलर क्या हो रहा है? स्ट्रेंथन हो रहा है। तो रुपये क्या हो रहा है? वीकेन हो रहा है। रुपये क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। तो कब होती है कोई चीज डेप्रिशिएट? जब वो बहुत ही ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हो, है ना? आप सोचिए, अनियन है, प्याज है आपका। जब आप बहुत, कब कब ऐसे होता है ना कि बहुत ही ज्यादा रेट गिर गया प्याज का, ₹1 किलो, ₹2 किलो प्याज बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई मार्केट में। तो जिस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी पावर कम हो जाती है हमेशा। आपने सुना होगा ना, सऊदी अरेबिया ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि अगर फ्रीली बांटता रहेगा तो उसकी जो मोनोपोली, उसकी जो ताकत है, उस ऑयल की वजह से वो कम हो जाएगी। तो ओनियन जब भी मार्केट में ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसी जब भी रुपी जो है वो मार्केट में अगर ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू क्या है? वो कम हो गई, ये डिवैल्यू हो गया।
तो अब अगर इसकी वैल्यू को आपको ठीक करना है तो क्या करना है, इसको मार्केट से हटा लो और मार्केट में क्या डाल दो, जो इसका कॉम्पिटिटर है, डॉलर डाल दो। रुपये को अंदर खींच लो, डॉलर को बाहर डाल दो, मार्केट में वापस डाल दो। तो जैसे ही डॉलर मार्केट में जाएगा तो अब किसकी सप्लाई बढ़ रही है, डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है। और डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है तो क्या होगा, डॉलर कमजोर होगा, और डॉलर कमजोर होगा तो स्ट्रेंथन कौन होगा, रुपी स्ट्रेंथन होगा। तो जब भी आरबीआई को रुपी, डॉलर, इन सब चीजों में इंटरवीन करना होता है, जब भी एक गिरते हुए रुपी को, एक डेप्रिशिएट होते हुए रुपी को बचाना होता है, तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर बेचता है और उसके बदले में रुपी मार्केट से ले लेता है। सपोज करो $1 आरबीआई ने मार्केट में डाला और 100 रुपए, 80 रुपए जो भी रेट था वो आरबीआई के पास वापस आ गए, तो यहाँ मार्केट में 80 रुपए कम हो गए और $1 बढ़ गया। क्लियर? इस तरीके से रुपए की वैल्यू कम करी जाती है। दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू अ लॉट आगे कई सारे क्वेश्चंस में। ठीक है जी, तो 42 देख लिया हमने, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। अच्छा, वी वर डूइंग दिस ना। हाँ, तो आरबीआई इंटरवीन्स इन द फॉरेक्स मार्केट टू कंटेन द वोलेटिलिटी इन द रुपी। तो देख लिया हमने, टू सेट अ प्राइस बैंड फॉर रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। नहीं नहीं नहीं, अगेन वही बात है, प्राइस बैंड अपने कोई सेट नहीं कर रखा है कि नहीं इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नो नो प्राइस बैंड। ठीक है, तो ये चीज हो गई रॉन्ग, और ये चीज तो मैंने समझाई दी। तो आंसर हो गया ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी इफ टू कंट्रीज। अच्छा, ये क्या होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्या होती है, पहले तो यही समझना जरूरी है, तब कुछ बाकी समझ में आएगा। देखिए, $1 की कीमत मान लीजिए आज के दिन 80 रुपए है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो चीज इंडिया में 80 रुपए की मिलती है वो चीज वहां पे $1 की मिल जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। करेंसीज इस तरीके से नहीं चलती है। नहीं तो फिर तो ऐसे होता है कि सपोज करो इंडिया में एक मैकबुक 80,000 का मिल रहा है, ठीक है, तो यूएस में तो वो सिर्फ $1,000 का मिल जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं चलती हैं चीजें। तो किस तरीके से चलती हैं, जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में एक मैकबुक खरीदने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको यूएस में कितने डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, आप रुपए से इंडिया में जो खरीद सकते हैं उतने में उस चीज को खरीदने के लिए आपको डॉलर में कितना पे करना पड़ेगा यूएस में। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कितनी है। मेरी करेंसी, मेरी ₹10 की परचेजिंग पावर है कि मैं एक पेन खरीद सकता हूँ, या मेरे ₹100 की परचेजिंग पावर है कि मैं 10 पेन खरीद सकता हूँ। अब वो $1 वैसे तो एक्सचेंज रेट में नॉर्मली ₹100 का हो जाएगा, लेकिन वो 10 पेन नहीं खरीद पाएगा। वो पेन में भी हो सकता है सिर्फ, जैसे हमने ₹100 में 10 पेन खरीद लिए, ठीक है, तो हो सकता है $1 में सिर्फ 5 ही पेन आए, तो उसको $2 खर्च करने पड़े 10 पेन खरीदने के लिए। तो जो चीज मेरा ₹100 में खरीद रहा था वो डॉलर अब 2 में खरीद रहा है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी हो गई, $1 इज इक्वल टू ₹50। एक्सचेंज रेट भले ही ₹80 था, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी है, ₹50। इसलिए आपने सुना होगा कि इकोनॉमी की टर्म्स में हम कहीं पांचवें पांचवें नंबर पे आ गए हैं शायद, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में उससे बेटर रैंक करते हैं। ठीक है, तो यही है ये कॉन्सेप्ट, परचेजिंग पावर्स की पैरिटी लेके आना, कि अच्छा तुम्हें रुपए में इतना खरीद रहे हो तुम अपने मार्केट में, चलो डॉलर में देखते हैं इसके बदले कितना कितना मिलता है। तो अगर दो कंट्रीज के सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो उनके जो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। सही बात है ये। मेरा मेरा रुपया भी उतना ही कमजोर हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, और आपका डॉलर भी उतने कमजोर हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, तो हमारे सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे ये पीपीपी एक्सचेंज रेट्स। समझ में आ गया ना? नॉर्मल एक्सचेंज रेट क्या था, $1 इज इक्वल टू ₹80। परचेजिंग पावर एक्स पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट क्या है, $1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए 50 रुपीज। तो डिफरेंस है ना दोनों में, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट है और ये परचेजिंग पावर है, इतना एक्चुअल परचेजिंग पावर है ऑन ग्राउंड। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, तो इन्फ्लेशन का फर्क दोनों पे इक्वली पड़ेगा। पीपीपी एक्सचेंज रेट्स क्या रहेंगे, दोनों के कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोनों की इन्फ्लेशन की वजह से जो करेंसी है वो इक्वली गिरेगी। द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी सेम इन बोथ द कंट्रीज व्हेन कन्वर्टेड एट पीपीपी एक्सचेंज रेट्स। द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी सेम इन बोथ द कंट्रीज व्हेन कन्वर्टेड एट पीपी, ये तो डेफिनेशन ही हो गई पीपीपी की। ठीक है, ये तो नॉर्मल ही है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है कि हाँ ठीक है, मान लीजिए एक बर्गर इंडिया में
₹50 का मिल रहा था और $1 परचेजिंग पावर पैरिटी में ₹50 का बैठता है, तो ये बर्गर वहां पे $1 का मिल जाएगा। यही बात बोल रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी की ये डेफिनेशन है। तो ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following statements are true in case the currency of two countries are at purchasing power parity? ठीक है, करेंसी ऑफ दो कंट्रीज, सपोज करिए डॉलर एंड रुपी, वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे है। इसका क्या मतलब है? पीपीपी का एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी का देखिए क्या मतलब हुआ कि भाई हमारी जो करेंसीज है वो ना लगभग लगभग पैरिटी पे है दोनों की, हमारी परचेजिंग पावर्स क्या है आपस में पैरिटी पे है। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, मतलब जो एक्सचेंज रेट हम जनरली फॉलो करते हैं, जैसे सपोज करिए $1 के ₹80 था, ठीक है, और परचेजिंग पावर पैरिटी में ये ₹50 था सपोज करिए, तो ये हमारी करेंसीज जब पैरिटी पे अगर आ जाएंगी कभी आने वाले टाइम में, भगवान करे आ जाए, जब कभी पैरिटी पे आ जाएंगी तो इसका मतलब ये तब आएंगी जब ये दोनों सेम होंगे। द नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो ये है विल बी इक्वल टू द परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट जो ये है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हम बोलेंगे कि डॉलर और रुपी जो है आज वो परचेजिंग पावर की पैरिटी पे आ गए, उन्होंने पैरिटी अचीव कर लिया परचेजिंग पावर में। ठीक है, बाकी तो क्या है इसमें, रियल एक्सचेंज रेट नहीं, ये तो हम नहीं देखते हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट है भाई इन्फ्लेशन, उसमें हमेशा ऐड करके देखेंगे हम, इंक्लूड करके देखेंगे। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू रियल एक्सचेंज रेट नहीं, ये तो इन्फ्लेशन की बात हो गई ना कि आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट तब रियल एक्सचेंज रेट के इक्वल आएगा। पीपीपी नॉमिनल एंड रियल बिकम्स इक्वल नहीं, नॉमिनल एंड रियल जब आपस में कंपेयर हो रहे हैं तो इट इज अबाउट इन्फ्लेशन। तो नहीं, इन्फ्लेशन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो परचेजिंग पावर में एक्सचेंज रेट है वही हमें नॉमिनल में भी मिल जाए, वही हमें एक्चुअल जो एक्सचेंज रेट है इन्फ्लेशन मिला के उसमें भी मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ चलिए ठीक है, आ गई है। ओके आगे देखते हैं। अगर मिस्टर एक्स है कोई, उनके पास 20 करोड़ रुपए हैं इंडिया में, और मिस्टर वाई के पास $1 करोड़ है यूएस में, okay, and whatever Mr. X can consume in India with the rupees 20 crore, the same item can be consumed by Mr. Y in $1 crore in US। ठीक है, ओके, ये तो हम, if both of them with their money met at a place other than India and US, then who will be richer? हम्म, ठीक है बताइए। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या पता चला हमें कि इंडिया में किसी बंदे के पास 20 करोड़ रुपए हैं और यूएस में उसी बंदे के पास, दूसरे किसी बंदे के पास $1 करोड़ है। ये जो 20 करोड़ से यहाँ खरीद सकता है, सपोज करिए एक मर्सिडीज बड़े वाली बढ़िया वाली, वो सेम $1 करोड़ से वहां पे खरीद सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मान लो किसी तीसरी कंट्री में मिले, किसी तीसरी कंट्री में मिले, फॉर एग्जाम्पल से यूरोप में कहीं किसी कंट्री में, यूके में, लंदन, कहीं कहीं भी मिले, यूके में मिले सपोज करिए, तो इन दोनों में से कौन अमीर होगा? ठीक है, इन दोनों में से कौन अमीर होगा? अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको? बहुत सिंपली पता चल रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, $1 इज इक्वल टू ₹20। पता चल रहा है जो चीज $1 में वहां पे खरीदी जा सकती है वो यहाँ पे बीस बीस रुपए में खरीदी जा सकती है। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप बाहर जाते हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपके आपकी करेंसी को चेंज करवाना है। अब दो कंडीशंस बन सकती हैं। अगर आप अपने रुपए को बाहर यूरोप में, यूके में चेंज करवा रहे हैं डॉलर में, नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपका क्या है? सपोज करिए $1 का नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है? फॉर एग्जाम्पल सपोज 10, इससे कम। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट 10 है, तो अभी आपको कितना मिल जाएगा? $10 में $1 मिल रहा है, तो 20 करोड़ में आपको कितना डॉलर मिल जाएगा? 20 करोड़ रुपए में आपको कितना डॉलर मिल जाएगा? $2 करोड़। लेकिन उस वाले के पास तो कितने थे? $1 करोड़ ही थे, तो कौन अमीर हो गया? मिस्टर एक्स अमीर हो गया। वहीं अगर इसकी वैल्यू क्या है, सपोज करिए $1 की वैल्यू है नॉमिनल एक्सचेंज रेट में ₹40, तो अब आपको 20 करोड़ रुपए के बदले कितना मिलेगा? सिर्फ 50 लाख रुपए मिले, $50 लाख मिलेंगे। 50 लाख मिलेंगे, लेकिन दूसरे वाले के पास कितने हैं? $1 करोड़ है। बात समझ में आई? तो
कौन अमीर होगा ये डिपेंड किस चीज पे करेगा, कि आपको आपके करेंसी के बदले में मिल कितना रहा है दूसरी करेंसी। आप अपने अपने देश में खुश हैं वो बात ठीक है, लेकिन जब आप किसी तीसरी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको चेंज कराना पड़ेगा ना वो पैसा। तो वो जो पैसा चेंज कराएंगे वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे थोड़ी होगा, वो तो जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उस पे होगा। तो अगर सिंपल सा समझ लीजिए, अगर जो परचेजिंग पावर पैरिटी अभी है, अगर एक्सचेंज रेट उससे कम है तो इंडिया वाला अमीर, अगर उससे ज्यादा है तो यूएस वाला अमीर। तो किस पे डिपेंड किया ये? एक्सचेंज रेट पे डिपेंड किया। आगे बात समझ, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंडिया ट्रेड डेफिसिट में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया का अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो इसमें से क्या हो सकता है? मे लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्टर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। ओके, तो इंपोर्ट जब अगर हम कर रहे हैं तो देखिए, इंपोर्ट आप किस चीज का कर रहे हैं? आपने बाहर से कोई सामान मंगाया तो आप डॉलर में पे करेंगे ना उसके बदले। तो बाहर से जब आप ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर की जो वैल्यू है, जो पावर है, वो बढ़ जाती है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है ना। आप यूएस से कुछ मंगा रहे हैं तो यूएस में तो डॉलर चलता है, तो आपका जो फाइनल पेमेंट होगा वो डॉलर में होगा। अगर आप इंडिया से कुछ भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो फाइनल पेमेंट आपको मिल रही है वो तो रुपये में मिल रही है, तो इसका मतलब रुपये की डिमांड बढ़ रही है। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो रुपये की डिमांड बढ़ती है, जब आप इंपोर्ट करते हैं, इंडिया की बात करें, इंडिया के लिए, जब इंडिया वाला को एक्सपोर्ट करता है तो रुपये की डिमांड बढ़ती है, जब इंडिया वाला कुछ इंपोर्ट करता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है। तो इस केस में ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो डॉलर की जो डिमांड है वो रुपये की कंपेरेटिवली ज्यादा हो रही है, बेटर हो रही है। तो ऐसे केस में रुपये का क्या होगा? एप्रिसिएशन होगा कि डेप्रिसिएशन होगा? ऑब्वियस है, समझा दिया है पूरा, डेप्रिसिएशन होगा। जिस चीज की डिमांड कम है वो डिवैल्यू होती है, वो डेप्रिशिएट होती है। समझाया था अभी, सिंपल। ये कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं क्वेश्चंस, देख लीजिए। ये बात समझ में आ गई ना कि अगर, देखिए दोबारा समझिए, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस होता है? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, सपोज करिए आपने बाहर से एक टी शर्ट मंगाई, ठीक है, ये टी शर्ट आपकी 100 रुपए की थी और यहाँ $1, यहाँ पे $1 की थी, ठीक है। अब आपने ये जो 100 रुपए हैं, जब ये आप इसे पे करेंगे तो ये कन्वर्ट होके जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट होके जाएगा, है ना। तो यानी कि आपको डॉलर की जरूरत पड़ रही है, आपको अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर पाना पड़ रहा है ताकि आप ये टी शर्ट खरीद सके। तो आपने बोला यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आपके पैसे की कदर नहीं है, डॉलर की ज्यादा कदर है, क्योंकि आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको इंपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको वो टी शर्ट चाहिए, तो आपको उसके लिए डॉलर चाहिए, रुपये से काम चलेगा नहीं। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी करेंसी वीकन होती है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। ऐसे ही जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? अब उस गोरे को, उस फॉरेनर को आपको कितना पे करना पड़ेगा? आपको रुपीज में पे करना पड़ेगा, तो अब उसको भैया रुपी चाहिए, है ना, सही बात है। ठीक है जी, तो उसको रुपी चाहिए तो हमारा रुपी स्ट्रांग होगा उसके डॉलर के मुकाबले में। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसलिए अभी एक रिसेंट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कट कर रही है ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट कट हो सके। ये सेम सेम बात कर रही है गवर्नमेंट। नॉन एसेंशियल इंपोर्ट, जो इंपोर्ट एसेंशियल नहीं है उसको कट कर दो, हटा दो उसको, ताकि हम ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें, ताकि हमारा रुपी जो है वो ठीक रहे, बहुत ज्यादा ना गिर जाए। ओके, सो ये क्या हो गया? हाँ ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 47 का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड टू अ डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्रीज करेंसी। इनमें से क्या होगा जब करेंसी किसी की डेप्रिशिएट हो जाएगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब अंदर आ रहा है, नहीं, देखिए मैंने समझाया ना अभी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उन लोगों को रुपये चाहिए, तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी अप्रिशिएट होगी। राइज इन द इंटरेस्ट रेट, अगर हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसका मतलब हम अच्छा पे कर रहे हैं, तो हम अच्छा पे कर रहे हैं तो हमारे लिए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, है ना। हम अच्छा पे कर रहे हैं, रेट अच्छा दे रहे हैं, अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम अच्छा पैसा बना के जाओगे यहाँ से, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको क्या चाहिए? यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रुपये चाहिए, तो वो अपने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करवाएंगे। तो रुपये में कन्वर्ट कर पाएंगे तो किसकी किसकी वैल्यू बढ़ेगी? रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, तो उस केस में भी क्या होगा? एप्रिशिएट होगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, पूरा समझा चुका हूँ। एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, फिरंगी को हमें किस चीज में पे करना पड़ेगा? रुपये में पे करना पड़ेगा। तो किस चीज की डिमांड बढ़ रही है? हमारा रुपये की डिमांड बढ़ रही है, तुम्हारा रुपये की डिमांड बढ़ रही है तो क्या अप्रिशिएट होगा? हमारा रुपये अप्रिशिएट होगा। तो इन तीनों केसेस में हमारा रुपये अप्रिशिएट होगा, नन ऑफ द अबव। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है,
और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी फॉरेन का पैसा इंडिया में आ रहा है, तो ये सारा का सारा पैसा रुपी की डिमांड को बढ़ा रहा है, और भैया जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है, तो वह अप्रिशिएट करता है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। आई होप दिस इज क्लियर। हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट से, प्लीज समझ लीजिए अच्छे से, चाहे वीडियो को 2 बार 3 बार देखना हो, प्लीज इसको अच्छे से समझ के रखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 49। द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, द export competitiveness of a country with its trading partners can be best measured through which of the following exchange rate? ओके, किस चीज पे बेस्ट मेजर हो सकता है? नॉमिनल रियल इफेक्टिव, नीर, नैर, रैर, नीर, रीर। तो देखिए बेस्ट मेजर होता है भैया आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे, ठीक है। जब आपको सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में मेजर करना हो तो आप रियल एक्सचेंज रेट पे कर लोगे, लेकिन जब आपको मल्टीपल कंट्रीज के बीच में करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? यू विल हैव टू टॉक अबाउट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इस पे लास्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब मोर देन वन। तो इंडिया के रुपी का या फिर इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस यूएस के साथ कितना है, यूके के साथ कितना है, इटली के साथ कितना है, फ्रांस के साथ कितना है, साउथ अफ्रीका के साथ कितना है, ब्राजील के साथ कितना है, आपको बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी के साथ देखना है। तो यू कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट नॉर्मल एक्सचेंज रेट, यू विल हैव टू टॉक अबाउट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट नॉमिनल बेटर है कि रियल बेटर है, ये बात तो समझ में आ गई। अब नॉमिनल बेटर है कि रियल बेटर है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस चेक कर रहे हैं आप किसी कंट्री की अपनी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, बेस्ट ये किससे मेजर हो सकती है, किससे ये बेस्ट मेजर हो सकती है? जो आपका रियल एक्सचेंज रेट होता है उसमें आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी इंक्लूड होता है, ठीक है, और आपकी प्राइसिंग भी इंक्लूड होती है। क्योंकि सपोज करिए जैसे आपकी $1 के वही है 100 रुपए है, सपोज करिए ये आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट चल रहा है, लेकिन प्राइसिंग जो है वो सेम नहीं है। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से कुछ और प्राइस है, उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से कुछ और प्राइस है। तो एक्चुअल में जो प्राइस पता चलेगा वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपका रियल वाले एक्सचेंज रेट से, बिकॉज हेयर यू विल फैक्टर इन फॉर द प्राइजेस। आई बात समझ? तो यहाँ पे जो बेटर पैरामीटर है वो क्या है? रियल वाला रेट है एक्चुअल में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस देखने के लिए। अगर नॉर्मल आपको देखना है कि चलो ठीक है हाँ किसका एक्सचेंज रेट बेटर है, तब तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बेटर है, लेकिन व्हेन यू टू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस किसकी बेटर है, तो यू हैव टू फैक्टर इन फॉर द प्राइसेस एज वेल। क्योंकि सिर्फ आप ये नहीं कह सकते ना जो मैंने अभी समझाया, आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते ना कि भाई $1 100 के बराबर है तो चलो ठीक है स्ट्रांग हो गया वो, नहीं। आप एक्चुअली में खरीद कितना पा रहे हो, प्राइसेस क्या है, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर। इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में करेंगे, रीर और नीर का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा पहले। इफ रुपीज अप्रिशिएटिंग इन रियल टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर्स, देन, ठीक है, क्या हो रहा है? रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। बस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये अप्रिशिएट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। समझ में आ गई है ना अब ये बात? देखिए $1 100 का था, उस 100 रुपए में 2 टी शर्ट आ रही थी, $1 से आप 2 टी शर्ट खरीद पा रहे थे। अब रुपये अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब रुपये ताकतवर हो रहा है, मतलब अब $1 से आप 100 रुपए नहीं सिर्फ 85 रुपए ले पाओगे। तो अब उन सेम 2 टी शर्ट्स के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? 100, क्योंकि वो तो 100 रुपए की है, तो आपको $2 खर्च करने पड़ेंगे। $2 में अब 100 रुपए आएंगे, और क्या आएंगी? 2 टी शर्ट आएंगी। तो अब यूएस वाले क्या सोचेंगे, यार इंडिया का प्रोडक्ट तो महंगा हो गया यार, पहले $1 में 2 टी शर्ट मिल रही थी, अब यार $2 खर्च करने पड़ रहे हैं उन 2 टी शर्ट को लेने के लिए, तो नहीं यार रहने दो, हम ना बांग्लादेश वाला ले लेते हैं, बांग्लादेश वाला तो सेम रेट पे आ रहा है, इससे सस्ते में मिल रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट कम होने लगेगा। आर एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस है ना मार्केट में,
बांग्लादेश के प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिटिवनेस देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब आप बोलेंगे सर फिर तो गलत बात है, फिर तो हमारा जो करेंसी वो डिप्रिशिएट ही करती रह जानी चाहिए। नहीं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपकी करेंसी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट करेगी तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट कैसे पूरा करोगे, पैसा कैसे पे करोगे, जी जो चीज इंपोर्ट कर रहे हो उसका पैसा कैसे पे करोगे। ठीक है आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिक जाएगा, लेकिन इंपोर्ट के टाइम पे क्या करोगे, कुछ भी इंपोर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए कितना हैवी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाए, और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर जाती है तो भी दिक्कत होती है, एक्सपोर्ट बिल्कुल कम होने लगते हैं। तो इसलिए भी ट्राई एंड मेक अ फाइन बैलेंस बिटवीन द टू। आगे बात समझ। इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाता है, ये कब होगा, जब रुपी डेप्रिशिएट होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इफ अ रुपी इज डेप्रिशिएटिंग देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स इन डॉलर्स। अब आप ही बताइए इसका आंसर, अब मैं नहीं बताऊंगा। अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है मतलब पहले $1 में 50 रुपए मिलते थे, अब $1 में 100 रुपए मिल जाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएगा। देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स इन डॉलर्स, डॉलर में। बताइए गलत है ना, ऑब्वियसली गलत है स्टेटमेंट। मतलब पहले अगर आप यूएस से एक टी शर्ट मंगा रहे थे, बोलेंगे टी शर्ट के पीछे पड़ गए, सॉरी एक टी शर्ट मंगा रहे थे और सपोज करिए वो $1 की थी, तो इंडिया में आपको उसके लिए 50 रुपए पे करने पड़ रहे थे। ठीक है, या फिर ऐसे मान लीजिए $2 की थी, ठीक है, तो इंडिया में आपको उसके लिए 100 रुपए पे करने पड़ रहे थे। अब ये हो गया है, तो अब वो एक टी शर्ट जो $2 की थी वो तो यहाँ से $2 की आ रही है, लेकिन इंडिया में वो कितने की हो गई है, 200 रुपए की हो गई है। राइट, तो अब आपको कितना पे करना पड़ रहा है, अब आपको सेम टी शर्ट के लिए 200 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट क्या हो गई है आपकी, रुपीज में बढ़ गई है। देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स इन रुपी। लेकिन डॉलर में क्या होगा इसका कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट का, डॉलर में कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट क्या हुई, कम हुई। क्यों, देखिए समझिए, ये यही होता है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे बहुत आराम से मार दिया जाएगा आंसर और गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा था ये, अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स। अगर यहाँ तक पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसने बाद में क्या लगा दिया, इन डॉलर्स लगा दिया। यही यही चालू बनती है, यही है तेज होना। क्योंकि डॉलर के टर्म में क्या रहेगी, जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है वो सेम रह रहा है। एक टी शर्ट मंगा रहा था मैं, पहले उसके लिए मैं $1 की टी शर्ट के लिए मैं 100 रुपए पे कर रहा था, अब भी मैं वो एक ही टी शर्ट मंगा रहा हूँ और उस $1 की टी शर्ट के लिए अब 200 रुपए पे कर रहा हूँ। तो जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है वो रुपये के टर्म्स में बढ़ी है ना, यहाँ तो सेम ही है ना, एक ही डॉलर है। यही होता है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। अगर यहाँ पे लिखा होता है इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स खाली, तो बिल्कुल बढ़ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, भाई 100 रुपए से 200 रुपए हो गया, एक टी शर्ट कम वक्त अब 200 रुपए की आ रही है। लेकिन डॉलर के टर्म्स में क्या है, वो तो कांस्टेंट रह रहा है, वहां तो कोई चेंज नहीं आया है। तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। अगला देखते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए बस पेपर। अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है देन इट लीड्स टू अर्निंग मोर डॉलर्स पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। अगर रुपी डेप्रिशिएट किया तो पर यूनिट एक्सपोर्ट पे आप ज्यादा डॉलर कमा रहे हैं। हम्म, सोचिए कैसे, पर यूनिट एक्सपोर्ट, पर एक टी शर्ट पे आप पहले $1 कमा रहे थे, ठीक है, वो 100 रुपए का था, तो इंडियन की जेब से 100 रुपए जा रहे थे। अब एक टी शर्ट पे इंडियन की जेब से 200 रुपए जा रहे हैं, लेकिन भैया आपकी जेब में क्या आ रहा है, आपकी जेब में तो एक ही डॉलर आ रहा है। आपको क्या लेना देना उस बात से, एज अ फाइनल पर्सन जो बना रहा है इस टी शर्ट को, जो कहीं यूएस में बैठ के बेच रहा है टी शर्ट, उसकी जेब में तो भैया एक ही डॉलर आएगा ना। तो वो कैसे डॉलर ज्यादा अर्न कर लेगा पर यूनिट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट उसको थोड़ी दे देगी वो पैसा कि अरे 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 चलो 200 रुपए है तुम $2 रख लो, ऐसे थोड़ी होता है। इंडियन कंज्यूमर की जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, वो बात ठीक है, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है, इफ रुपीज डेप्रिशिएटिंग देन इट लीड्स टू स्पेंडिंग मोर रुपी पर यूनिट ऑफ इंपोर्ट, करेक्ट है ना, स्पेंडिंग मोर रुपी फॉर पर यूनिट ऑफ इंपोर्ट, करेक्ट हो जाता। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अर्निंग मोर डॉलर पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट, नो, यू लर्न द सेम, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका।
ठीक है जी, तो ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर क्या हो गया? डी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन? रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो क्या होगा? आप तो ये खुद ही कर सकते हो, अब तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक्सपोर्ट जब वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, कर चुका हूँ एक्सप्लेन। एक्सपोर्टर्स विल फेच मोर डॉलर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्टेड, ये भी बताया मैंने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उनको सेम पैसा मिलेगा, जस्ट जस्ट इसी स्टेटमेंट में बताया है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, रुपये डिप्रिशिएट करेगा तो मोर डॉलर नहीं, सेम डॉलर मिलेगा आपको पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। तो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको विल फेच सेम अमाउंट ऑफ डॉलर हो जाएगा ये, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, कॉम्पिटिटिव का तो मतलब ही ये होता है, कॉम्पिटिटिव हो गई ना आपकी गुड्स एंड सर्विस, सब कॉम्पिटिटिव हो गई, तो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 1 and 3। ठीक है जी, मतलब सी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सपोज ड्यू टू हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक सर्किट में मतलब आपके देश में इन्फ्लेशन बढ़ गई और इसकी वजह से रुपी जो है वो डिप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, और लेकिन आरबीआई अपने फोरेक्स का यूज कर ले उस डिप्रिसिएशन को प्रिवेंट करने के लिए। आगे बात समझ? इन्फ्लेशन हुई, इन्फ्लेशन से रुपये डिप्रिशिएट करना शुरू किया, रुपये डिप्रिशिएट करना शुरू किया तो आरबीआई ने क्या किया? फोरेक्स का यूज कर लिया डिप्रिसिएशन प्रिवेंट करने के लिए। मतलब क्या किया होगा कि कुछ फॉरेन करेंसीज बेच दी होंगी, ठीक है बात, फॉरेन करेंसीज मार्केट में बेच दी होंगी, रुपये को मार्केट से सक कर लिया होगा ताकि उसको वापस से डिप्रिसिएशन को प्रिवेंट कर सके। ये बात है ना? देखो क्या बोल रहा है, दोबारा सुन लो। हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हुई, उससे रुपये क्या होगा? डेप्रिशिएट होना शुरू किया, रुपये डेप्रिशिएट होना शुरू किया तो आरबीआई ने इंटरवीन किया, भाई नहीं 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 ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आरबीआई ने इंटरवीन किया तो इनमें से क्या सही होगा? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे। नहीं, ये तो कब होता है? जब अप्रिशिएट होता है। अब तो वापस एक्सपोर्ट कब होते हैं ज्यादा कॉम्पिटेटिव? जब हमारी करेंसी क्या होती है? नाजुक होती है, कमजोर होती है, डेप्रिशिएट होती है, लेकिन उसने प्रिवेंट कर दिया वो डेप्रिसिएशन, तो एक्सपोर्ट तो कॉम्पिटेटिव नहीं होंगे, तो ये तो गलत हो गया। नो इम्पैक्ट ऑन ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस, नहीं ये तो गलत ही हो गया, इम्पैक्ट तो होता ही है। अगर आप अब डेप्रिशिएट करने से बचा लेंगे और एप्रिसिएशन की तरफ चला गया तो इम्पैक्ट आ जाएगा, है ना? तो आपका थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, वन ओनली आपका आंसर है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज, क्यों? देखिए समझ लीजिए। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि रीर और नीर को आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो लास्ट से भी आया था, तो इससे दोबारा से आ सकता है। तो क्या करें, इसको ढंग से एक्सप्लेन करते हैं एक बार, है ना, अगले क्लास में, या फिर अलग से इसका एक वीडियो बना के, क्योंकि मेरे पास डाउट आई भी थी ये कुछ, कि एक बार ये रीड और नीड को ढंग से एक्सप्लेन कर दो। तो लेट्स एक्सप्लेन इट इन द एक अनदर वीडियो, उसका सेपरेट वीडियो रखते हैं, वे विल एक्सप्लेन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ओके, जस्ट सेकंड, सॉरी। हाँ जी, क्या बात चल रही थी? अ, हाँ, 53rd क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है ठीक है। ओके, देखिए वैसे तो सिंपल है, अगर मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको समझाऊं मैं, तो क्योंकि फोरेक्स रिजर्व मार्केट में डाल दिया, करेंसी जो डिप्रिशिएट हो रही थी वो बच गई, है ना, 1 डॉलर 50 रुपए, सॉरी सपोज करिए 50 रुपए का मिल रहा था, और अब वो 1 डॉलर 100 रुपए का मिलने जा रहा था, 60 70 80 ऐसे हो रहा था, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, तो सपोज करिए वो 80 तक पहुंचा था। तो अब आपने यहाँ पे क्या हो रहा था, अब आपने इसको प्रिवेंट किया होने से, तो ये वापस यहाँ पे चला गया, वापस ये थोड़ा थोड़ा पीछे चला गया, सपोज करिए 70 पे आ गया या 60 पे आ गया वापस, है ना, थोड़ा थोड़ा पीछे आ रहा है, 50 पे आ गया, 40 पे आ गया, मे बी 1 डॉलर अब 40 पे आ गया। तो ये क्या हुआ कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की मतलब आप 1 डॉलर के बदले पहले जो 50 रुपए थे, अभी वो आपके 40 हैं, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक सेकंड दीजिएगा। सॉरी, घर वाले आवाज लगा रहे थे। हाँ, क्या बोल रहा था मैं?
ओके, तो जैसे आपको हाँ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखना होता है तो कैसे देखना होता है कि जैसे 1 डॉलर 50 रुपए का है, ये आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है सबसे। अब 1 डॉलर 40 रुपए का है, ठीक है। इस फ्रैक्शन की वैल्यू, किस किस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है? जब डिनोमिनेटर आपका कम होता है, उस फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है आपकी, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है कैलकुलेट करने का इसको। 1/10 था, 1/20 हो गया। 1/10 की वैल्यू कितनी थी? 0.1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.05। और यही अगर 1 अपॉन आपका 5 हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.2, है ना। तो जहां पे डिनोमिनेटर छोटा होता है वहां पे क्या होता है? आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बेसिक सिंपल सी सेट है ये। और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे कैलकुलेट करते हैं आप। एक मतलब सपोज करिए, एक मतलब जो बास्केट ऑफ करेंसी है, 1 डॉलर यूरो सब मिला विला के वो 50 रुपए के इक्वल थे। तो आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या बनेगा? यहाँ पे 1/50 बनेगा। अब आप आरबीआई ने डिप्रिशिएट होने से बचाया, तो जो पहले 1/80 तक जा सकता था वो वापस कम होकर 1/40 तक आ गया, राइट। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या हुआ? ये फ्रैक्शन क्या हुआ? दिस फ्रैक्शन इंक्रीज्ड। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? 1। बाकी मैं इसको और डिटेल में एक अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस हैपनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज। ओके, ठीक है, देख लेते हैं इसको। हालांकि ये थोड़े ज़्यादा ही डिटेल में चल रही हैं चीज़ें, यूपीएससी नहीं जाएगा, बट चलिए ठीक है, देख लेते हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल अथॉरिटी विद द पावर टू फोर्स द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी। नो भाई, हर कंट्री सॉवरेन ऐसे कैसे हो सकता है? देयर इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज विच कैन ओनली बी यूज्ड टू सेटल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बात हुई? हम सपोज करिए इंडिया और श्रीलंका आपस में वो कर लें, एक्सचेंज कर लें। श्रीलंका आपस में क्या कर लें? एक एग्रीमेंट कर लें कि हम आपस में ही करेंसी चलाएंगे, हम डॉलर का यूज ही नहीं करेंगे। जैसे हमने इंडिया ने रशिया के साथ किया कर रखा है, रूबी रुपी और रूबल एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो इसमें हमें जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे करेंसी की, तो ये भी गलत है। कोई बास्केट ऑफ करेंसी नहीं है ऐसी। करेंसीज विच मेंटेन अ स्टेबल परचेजिंग पावर आर जनरली एक्सेप्टेड। सही बात है भाई, सही बात है। जिस कंट्री का परचेजिंग पावर स्टेबल रहता है आप उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे ना, ऐसी क्यों चाहेंगे आप? ये क्या था वो, वियतनाम या इंडोनेशिया कहाँ क्या था जिसकी बिल्कुल ही चढ़ गई थी करेंसी, कोई परचेजिंग पावर रही नहीं गई थी, बिल्कुल ही खत्म, एकदम डेप्रिशिएट हो गई थी। आप ऐसी करेंसी क्यों लेना चाहेंगे? कोई भी स्टेबल, है ना। आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो भी स्टेबल रहना चाहते हैं, तो ये तो क्यों ही आप खराब चाहेंगे। ओके, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी आर जनरली एक्सेप्टेड। सही बात है। अगर कोई ऐसा है कि जो अपनी करेंसी को कंट्रोल करना चाह रहा है, जैसे चाइना कंट्रोल करता है, तो आप नहीं चाहेंगे ना ऐसे उसमें डील करना। क्या पता कल दिमाग फिर जाए गवर्नमेंट का और आपका नुकसान हो जाए। तो फ्री मार्केट इकोनॉमीज, स्टेबल मार्केट इकोनॉमीज, ऐसी चीजों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। ओके जी, इट मीन्स यूज ऑफ रुपी फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉन रेसिडेंट्स। इट मीन्स यूज ऑफ रुपी फॉर, देखिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है? कोई करेंसी है, आपकी करेंसी आपके लिए आपके पास अभी अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन कोई करेंसी जो दुनिया भर के लोग यूज कर रहे हो, है ना। रशिया का बंदा बोले अपनी इटली में बैठे हुए बिजनेस पार्टनर को कि यार मैं तुझे रूबी में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, उसको बोलेंगे आप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। तो अभी जैसे सबसे बढ़िया इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है? डॉलर, ऑफ कोर्स, राइट। तो जब रूपी सबके पास हो जाए, भाई हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रूपी में, सेटल कर रहे हैं ट्रांजेक्शन रूपी में, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन हो जाना रूपी का। इट मीन्स यूज ऑफ रूपी फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉन रेसिडेंट्स, है ना। इंडिया में नहीं रह रहे हैं वे लोग, बट फिर भी अपनी ट्रांजेक्शन रूपी में कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये क्या बात होगी। इट मीन्स यूज ऑफ रुपी ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। ये तो सिंपल ही है, ये तो सिंपल ही है कि मतलब हम यूएस और इंडिया में कर रहे हैं तो रुपये में ट्रांजेक्शन हो रही है। मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्री प्लेज रोल इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ करेंसी। बिल्कुल सही बात है ये भी, बिल्कुल सही बात है। देखिए यूएस इतना बढ़िया इकोनॉमी है ना, इतना हाई स्पेंड करता है मिलिट्री पे, क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके डॉलर की इंटरनेशनल वैल्यू है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। जहां चाहे डॉलर में पे कर सकता है, जहां चाहे अपना। तो डॉलर को कंट्रोल सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? यूएसए तो कर रहा है। यूएसए के तो हाथ में डॉलर है, तो वो उस पैसे को उठा के अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे डाल सकता है, उस ताकत को उठा के। इसीलिए यूएस का डिफेंस बजट देख लो कितना 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 ज्यादा हाई है।
जो सेकंड कंट्री है उसके मुकाबले तो कहाँ ही है। करेक्ट। तो ये भी हो गया। वैसे भी जब मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी ऐसी कोई चीज आए, प्लीज रोल, बहुत ही सब्जेक्टिव है, छोटा मोटा रोल भी प्ले करेगा तो कैसे एग्जामिनर डिनाई करेगा इस चीज को। देख रहे हैं ना आप, ये सेम बात है। ये दिस इज नॉट अ ट्रिक, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनर। ओके। तो प्ले करता है रोल इन द इंटरनेशनल ऑफ अ करेंसी। तो देखिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्री प्लेज रोल इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ करेंसी। अगर कोई कंट्री मिलिट्री जो है वो बहुत ज्यादा केपेबल है, ठीक है, वो बहुत सारी कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे सपोज करो यूएस है ना, वो सपोज करो जापान को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, नाटो कंट्रोल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, अब यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो ये यूएस इसके बदले कह सकता है ना भाई तुम हमारी करेंसी यूज करोगे, हमारी करेंसी को एक्सेप्ट करोगे एज एन इंटरनेशनल करेंसी, या फिर जो ट्रांजेक्शन हैं ये सारे किस में होंगे, ऑब्वियस सी बात है डॉलर में होंगे। वो जापान को थोड़े बोलेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है मैं तुम्हारी कंट्री में करता हूँ, तुम्हारी करेंसी में करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। तो सिक्योरिटी जब आप प्रोवाइड करने लगते हैं, क्योंकि आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी हाई है और आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी करेंसी क्या होने लगती है, इंटरनेशनलाइज होने लगती है। इसीलिए चाइना वाले क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लग रहे हैं अलग अलग जगह जाके, ताकि कल को चाइना की जो करेंसी है उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो सके। बहुत लंबा गेम खेलते हैं लोग। क्लियर हो गई बात? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। RBI has allowed retail investors to directly access government securities market. Consider the following statements. ठीक है, आरबीआई ने बोल दिया कि भाई डायरेक्ट आओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो। उसके रिलेशन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए। रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी अलाउड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ओके। देन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट in the non-competitive auctioning process of these SECs in primary markets. ठीक है, it will help in reducing the cost of borrowing for government. ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आप अलाउ करोगे कि वो प्राइमरी मार्केट में भी खरीद ले, सेकेंडरी में भी खरीद ले, बिल्कुल ठीक है। अभी प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, होप ये एक्सप्लेन ना करने की जरूरत हो मुझे, बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग हो आपको। जहाँ सबसे पहली बार बिकता है प्राइमरी मार्केट, जहाँ बार 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 आगे जाके बिकता है सेकेंडरी मार्केट। आई होप थोड़े क्लियर हुई चीजें आपको। इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव ऑक्शनिंग में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, अगेन प्राइमरी मार्केट में एक सर्टेन रेट पे आएगा, उस पर खरीद लोगे आप, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा वो। इट विल हेल्प रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे परचेजिंग प्रोसेस में, उतनी ज्यादा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट को बेटर पैसे मिलने लगेंगे उस चीज के लिए। अगेन बिल्कुल ठीक बात है। अगर पहले सपोज करिए, मतलब ऐसे है कि अगर आप सपोज करिए खीरा उगा रहे हैं, और आप खीरा बेचने के लिए आप एक ही इंसान है, तो वो एक इंसान तो जो रेट पे खरीदना चाहता है उस रेट पे खरीदेगा, उसकी मर्जी। लेकिन अगर कल को 100 इंसान हो जाए, तो आप कर सकते हैं ना, आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं, वो 100 लोग जो है वो थोड़ा सा आपके उसको प्राइस को ठीक कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर द गवर्नमेंट। करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे चलते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था? 38 से। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं। 38, 39, 40, तीन ही हो जाएंगे। 22, 41 से 22, 62 तक कर लेते हैं। ठीक है चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड ऑन इकोबेर। ये तो ठीक है, ये तो इकोबेर आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है और इस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शन होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। तो ये तो ठीक है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ सेकेंडरी मार्केट फॉर, बिल्कुल 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये तो याद कर लीजिए, दिस आर जस्ट फैक्ट्स। इकोबेर क्या है, आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं, ऑक्शन के थ्रू बिकती हैं। एक एनडीएसओ है, एनडीएसओ मैचिंग है, एनडीएसओएम कह लीजिए, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये सेकेंडरी मार्केट में है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। इसके डिटेल में यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलिंग कैसे होती है, ऑर्डर मैचिंग का क्या मतलब है, आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दीज आर जस्ट टू प्लेटफॉर्म जो आपको पता होने चाहिए, याद जरूर रखिएगा इन प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि एक बार पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है 2021 में शायद, ऐसी चीजों के बारे में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसी के बारे में शायद कुछ पूछा था, if I'm not- कुछ तो पूछा था। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इट कैन बी यूज अंडर एसएलआर बाय बैंक्स। अभी देखिए ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ओके। बहुत सारे तरीके के वो होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। जैसे हम जानते हैं, दो के बारे में हम बहुत सिंपल जानते हैं, ट्रेजरी बिल होता है, दूसरा स्टेट डेवलपमेंट लोन होता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन का क्या मतलब होता है कि आप
जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं ना, मतलब जैसे ट्रेजरी बिल खरीदते हैं, ऐसे ही आप गवर्नमेंट से स्टेट डेवलपमेंट वो खरीद लो, एक तरह से सिक्योरिटी खरीद लो। तो अभी क्या करोगे आप, आपका तो उतना ही पैसा जाएगा, वो सब ठीक है, लेकिन जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो वो आपको इशू कर रही है, वो उस पैसे को डेवलपमेंट में लगाएगी, ये बात श्योरिटी के साथ है। ओके। तो जब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए कोई बॉन्ड निकालना हो, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालनी हो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, उसको बोलते हैं हम स्टेट डेवलपमेंट सिक्योरिटी या स्टेट डेवलपमेंट लोन। गवर्नमेंट ने आपसे, आम जनता से लोन ले लिया स्टेट को डेवलप करने के लिए, किसी से भी, बैंक से, प्राइवेट से, कॉर्पोरेट से, आपसे, किसी से भी लोन ले लिया करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है जी इसमें। इट कैन बी यूज अंडर एसएलआर बाय बैंक्स, सही है, तो बैंक्स को एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है ना, तो उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रखते हैं, तो ये भी एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो करेक्ट हो जाएगा आंसर। इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रेड कर सकते हैं आप, आगे किसी को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, यू कैन ऑल डू ऑल ऑफ दैट। आरबीआई मैनेजेस द पब्लिक डेट ऑफ स्टेट्स, हनी तो और कौन करेगा, बिल्कुल सही बात है। क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट का, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी तो बैंकर आरबीआई है ना, तो स्टेट का पब्लिक डेट और कौन मैनेज करेगा, स्टेट का तो कोई अपना सेंट्रल बैंक होता नहीं है, सही है ना बात, स्टेट का कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता है किसी भी स्टेट का, तो आरबीआई मेंटेन करेगा। तो ठीक है, 1 2 3 डी हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये तीसरी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये भी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ओके, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इट इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अभी ये सब देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो इट्स ओके इफ यू नो देम, इट्स ओके इफ यू डू नॉट नो देम, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये बात ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है कैश मैनेजमेंट बिल को, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, तो ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज यूज टू फंड फिजिकल डेफिसिट, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, फिजिकल डेफिसिट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करता है, जो टेम्पररी मिसमैच हो जाता है किस चीज में, कैश के फ्लो में, मान लो आपको टेम्पररी मिसमैच मतलब मान लो गवर्नमेंट को पैसे देने थे, ठीक है, सपोज करिए इस बाय द एंड ऑफ डे गवर्नमेंट को, या फिर कल तक गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए किसी को पे करने थे, गवर्नमेंट के पास है 50 करोड़ रुपए, तो वो कैश मैनेजमेंट बिल निकाल देंगे, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, 50 करोड़ रुपए के निकाल दिए, 50 करोड़ रुपए आ गए, चलो भाई दे दिए, बात खत्म हो गई। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, 90 91 दिन से जो कम हो, करेक्ट। जैसे टी बिल होती है, तो वो कितने दिन के होते हैं, 91 के होते हैं, 182 के होते हैं, ऐसे होते हैं ना। ये क्या है, ये 91 डेज है, उससे कम के, 91 डेज से कम के जनरली इधर से टी बिल ही है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकते हैं। इट इज यूज टू फंड फिजिकल डेफिसिट, नो, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज टू फंड टेम्पररी मिसमैच इन द कैश फ्लो, या फिर मीट टेम्पररी मिसमैचेस, जो कैश के फ्लो में, कैश का मैनेजमेंट हो रहा है ना, कैश का मैनेजमेंट, जो कैश में दिक्कत आ गई, आप कैश एकदम से नहीं दे पा रहे हैं, कैश मैनेजमेंट में जो फ्लो में दिक्कत आ गई, उसमें जो मिसमैच आ गया, उसको फंड करने के लिए यूज होता है। इट कैन बी यूज फॉर अरे आ गया आंसर, टेम्पररी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो द गवर्नमेंट, करेक्ट करेक्ट, तो 1 and 3 हो गया आपका आंसर इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसएलआर मेंटेन्ड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अभी ये सब, ये ना थोड़े थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इनको अगर नहीं पता है तो बस पढ़ते जाना। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो एसएलआर है वो बैंकिंग एक्ट के अंदर मेंटेन होता है, सॉरी आरबीआई एक्ट के अंदर मेंटेन होता है, नहीं गलत, एसएलआर किस में मेंटेन होता है, बीआरए में। ठीक है जी, सीआरआर होता है आरबीआई में, याद रखो, सीआरआर जो है वो किस एक्ट के अंतर्गत चलता है, आरबीआई एक्ट के अंतर्गत, और एसएलआर किस एक्ट के अंतर्गत चलता है, बीआरए के अंतर्गत, रिमेंबर दिस थिंग। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इट कैन बी मेंटेन्ड एज कैश बैलेंस विद द आरबीआई, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते आप, एसएलआर बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप। कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ऑल आर कंसिडर्ड एसएलआर सिक्योरिटीज, अभी समझाया मैंने, है ना। ट्रेजरी बिल तो रखते ही हैं, एसडीएल में बता ही चुका हूँ, सीएमबीज भी रखते हैं, ये सब के सब क्या है, एसएलआर सिक्योरिटीज के रूप में आप रख सकते हैं, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है ना, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो हाँ आप इन सब में मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप कैश और गोल्ड में मैनेज कर सकते हैं, 3 तरह के एसएलआर, देखिए 3 तरीके से आप एसएलआर अपना मैनेज कर सकते हैं, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई तरीके की होती हैं, जैसे इसने बताया अभी, कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये सब क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो ये सब इसी के अंडर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, 2 and 3। बस इसमें ये बात आपको याद रखनी है, एसएलआर इज अबाउट बीआरए, सीआरआर इज अबाउट आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांस, ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, टेम्पररी लोन फैसिलिटी देता है आरबीआई सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो क्या है, बैंकर है गवर्नमेंट के लिए, तो टेम्पररी जो ये लोन फैसिलिटी है इसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलती है, करेक्ट है। गवर्नमेंट नीड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांस, हाँ तो भाई और नहीं तो क्या,
फ्री में किसके पास पैसा आ रहा है, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आपको। इट इज टू मीट द टेम्पररी मिसमैचेस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट, बिल्कुल ठीक है, किसी भी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे, मतलब स्पेसिफिकली इस चीज के लिए यूज हुई थी कि आपका रिसिप्ट और पेमेंट में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, तो यू कैन यूज डब्ल्यूएम में। एक टेम्पररी आपने लोन उठाया, उस लोन पे आप आरबीआई को पैसे वैसे दे दोगे, इंटरेस्ट रेट दे दोगे, ओके। और 90 दिन के अंदर अंदर आपको उसको वापस करना होता है, ये भी आप याद रख लो। इसमें इंटरेस्ट रेट इस पे क्या चार्ज होता है, जो रेपो रेट है वही चार्ज होता है। और कितना मिल सकता है, कितने तक आप डब्ल्यूएम में उठा सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर तय करते हैं। ये तीन चार चीजें इसके बारे में आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे हो गया आंसर आपका डी। फिर से आगे इसके बारे में, इट इज यूज टू फंड गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट। देखिए, गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को फंड करने के लिए अभी फिलहाल आरबीआई कोई स्कीम नहीं चलाता है, ये बंद कर दी थी हमने, ठीक है। एफआरबीएम के आने से पहले करता था ये सब काम आरबीआई, अब नहीं करता है। फिजिकल डेफिसिट को फंड करने के लिए कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि उससे फिर बहुत इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मनी मनी प्रिंट करना पड़ता है, उसके चक्कर में बहुत बहुत पंगा पड़ता है, तो ये गलत है। दिस इज नॉट द आंसर। इट इज अ ट्रेडेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन कौन से मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। जनरली चार तरीके के होते हैं, कैश मैनेजमेंट, टी बिल, डेटेड सिक्योरिटी और स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो ये ट्रेडेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस इज जस्ट अ लोन मैनेजमेंट फैसिलिटी। एक लोन फैसिलिटी है, इसमें कहाँ से आ गया, इसमें आप कुछ नहीं है वो जो। अभी अभी देखो, जैसे ये वाला पॉइंट था ना, कहाँ गया, ये इट इज टू मीट द टेम्पररी मिसमैचेस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। आप बोलोगे कैश मैनेजमेंट बिल में तो कुछ ऐसे ऐसे सुना था, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों का सेम चक्कर है। अगर आपको लोन उठाना है तो आरबीआई से उठा लो, अगर आपको मार्केट से उठाना है तो सीएमबी से उठा लो। आ गई बात समझ। अगर आपको लोन उठाना है तो आपने आरबीआई से उठा लिया, अगर आपको सीएमबी उठाना है तो आपने, अगर आपको मार्केट से उठाना है तो आपने सीएमबी से उठा लिया। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये डब्ल्यूएम में सेंट्रल स्टेट दोनों के पास है, सीएमबी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्लियर हो गई बात। तो अगर गवर्नमेंट को रेपो रेट से कम पे मार्केट से पैसा मिल रहा होगा, तो वो क्यों उठाएंगे डब्ल्यूएम में से, वो सीएमबी से उठाएंगे। वो भी तो शॉर्ट टर्म ही है, वो 91 डेज के अंदर खाली करना होता है, ये वेज एंड मीन्स एडवांस शायद 90 डेज के अंदर खाली करना होता है। तो सेम ही तो बात है। क्लियर, बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया, नहीं भूलोगे अब इसे। तो ट्रेडेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये नहीं है, ट्रेडेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, सीएमबी है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया इनके बीच। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो बॉन्ड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ कुछ बॉन्ड्स की बातें बताई गई है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट एक बार, ठीक है। सपोज करिए एक कंपनी है ए, उसने एक बॉन्ड रिलीज किया अपना 100 रुपए का। इस इंसान ने वो बॉन्ड खरीदा और इस बॉन्ड पे लिखा था कि आपको 1 साल बाद 110 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी इस बॉन्ड का प्राइस कितना है, 100 रुपए। फाइनल प्राइस क्या होगा, 110 रुपए। यील्ड कितना हो गया, 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 रुपए, ठीक है। क्लियर है बात। तो इस इंसान को 1 साल में इस एक बॉन्ड पे जो यील्ड मिलेगा वो 10 रुपए मिलेगा। बॉन्ड प्राइस है 100 रुपए, बॉन्ड यील्ड है 10 रुपए। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक सी बात है। चलिए आगे देखते हैं अब। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात सोचिए कि इस इंसान को इंस्टेंट जरूरत पड़ती है पैसे की। ये अपने एक दोस्त के पास जाता है, कहता है यार एक काम कर, ये वाला बॉन्ड है मेरे से ना 102 रुपए में खरीद ले, और तुझे ना अगले साल इसके 110 मिल जाएंगे, तेरा 8 रुपए का फायदा है, मुझे पैसे की जरूरत है भी, मुझे दे दे। तो अब इस बॉन्ड का प्राइस क्या हो गया, अब ये किस प्राइस पे बिका, 102 रुपए पे। तो अब इस बॉन्ड का क्या प्राइस हो गया, 102 रुपए। दोस्त को 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, 110 रुपए। तो यील्ड कितना हो गया इस बॉन्ड का, 110 माइनस 102 यानी कि 8 रुपए बॉन्ड यील्ड। सपोज करिए दोस्त को भी पैसे की जरूरत पड़ी और इसने बॉन्ड अपने तीसरे दोस्त को 104 रुपए में बेच दिया। अब बॉन्ड यील्ड कितना हो जाएगा, बॉन्ड प्राइस कितना हो गया, 104, और बॉन्ड यील्ड 6 रुपए, 110 माइनस 104। तो यहां से क्या बात समझ में आती है कि बॉन्ड प्राइस जब 100 था तो यील्ड था 10, जब 104 हुआ तो यील्ड हुआ 6, जब 106 हुआ तो यील्ड हुआ 4। तो यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होता है। क्या बात समझ में आई। बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड कम होगा, ऐसे बॉन्ड प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। क्लियर है। ये है एक सिंपल सा फंडा बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है वो देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके, सो ये है पहला क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन का इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बॉन्ड प्राइस पे, बॉन्ड यील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन्फ्लेशन का। चलिए देख लेते हैं इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, एक एक बॉन्ड होल्डर है, ठीक है। उसने 100 रुपए का बॉन्ड है उसके पास और उसे 110 रुपए मिलने वाले हैं, ओके।
अब जैसे ही मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, जैसे ही मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो आप हमेशा ट्राई करते हैं कि आप अपने बॉन्ड को बेच के उसमें से कुछ पैसा निकाल लें। व्हाट यू ट्राई इज कि आप अपने बॉन्ड को बेचें एंड यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी तीन ही चीजें पूछी हुई हैं, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बॉन्ड यील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये तो हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एक डिक्रीज होगा एक इंक्रीज होगा, इतनी बात तो सही है। आप समझते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, तो इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है। अब आप ट्राई करेंगे कि आप अपना जो पैसा है, इन्फ्लेशन होता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपना पैसा निकाल लें मार्केट से, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, धीरे 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 उसकी वैल्यू घटने लगती है, ठीक है। अभी देखिए इन्फ्लेशन एक दूसरे दूसरे तरीके से समझिए, अभी आपने देखा होगा कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन होने की वजह से क्या कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है। मई से लेके अभी तक लगभग 250 या 300 पॉइंट्स बढ़ा चुका है, मतलब 2.5 या 3% के आसपास बढ़ा चुका है। तो जनता क्या करती है कि अपना पैसा ये ट्राई करती है कि यार बैंकों में डाल दो, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बेटर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो अपना जो पैसा है वो बॉन्ड्स में से खींचने लगते हैं, बॉन्ड्स में से बाहर खींच के कहाँ डालने लगते हैं, बैंक्स में डालने लगते हैं। तो सब क्या करेंगे ट्राई कि उनके हाथ में जो बॉन्ड है, अभी इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या ट्राई करेंगे सब कि उनके हाथ में जो अभी बॉन्ड है वो उसको बेच दें। तो जैसे ही मार्केट में बॉन्ड, सपोज करिए 5 लोग हैं, A B C D E, सब कह रहे हैं कि हम अपने बॉन्ड बेचेंगे, कहने की मार्केट में क्या हो गई, बॉन्ड की जो सप्लाई थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो हम क्या जानते हैं कि उसका प्राइस कम हो जाता है। प्याज का एग्जाम्पल ले लो, प्याज कभी कभी 1 रुपए किलो बिक रहा होता है, 2 रुपए किलो बिक रहा होता है, क्यों बिक रहा होता है इतना सस्ता, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई मार्केट में, करेक्ट। तो बॉन्ड का प्राइस, जो बॉन्ड की सप्लाई है वो बढ़ गई, तो जो प्राइस है वो क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। अब जब बॉन्ड का प्राइस डिक्लाइन करता है तो उसका मतलब क्या है कि बॉन्ड का जो यील्ड है वो इंक्रीज कर जाएगा। जो इंसान कम रेट पे खरीदेगा उसको बाद में जाके बॉन्ड यील्ड उतने मिलने वाला है, मतलब जो बॉन्ड का फाइनल प्राइस है वो उतने मिलने वाला है, तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगा उसके लिए, बढ़ जाएगा। अब देखिए वाला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे पहले, बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज, यस बॉन्ड प्राइस, सॉरी बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज, यस इट विल डिक्रीज। देखा हमने, इन्फ्लेशन बढ़ा तो बॉन्ड का प्राइस कम हो गया, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू टेक देयर मनी आउट फ्रॉम द बॉन्ड एंड पुट इट इन अ बैंक, बिकॉज यू आर गेटिंग गुड इंटरेस्ट रेट्स। ऑल्सो बिकॉज अगर आप पैसा रखते हैं अपने पास, अगर आप पैसा अपने पास रखते हैं तो इन्फ्लेशन में उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो आप क्या ट्राई करते हैं, किसी ऐसी जगह डाल दो जहां इन्फ्लेशन से बेटर इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, ठीक है। तो ताकि आपका पैसा जो है वो थोड़ा थोड़ा बनता रहे, और बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा और यील्ड इंक्रीज होगा, ये दोनों चीजें हम देख चुके हैं। तीसरा इसमें है कि बॉन्ड होल्डर जो है उसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है, 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा था, अब 96 का बॉन्ड बेचना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। जो बॉन्ड होल्डर था उसे सस्ते में अपना बॉन्ड बाहर बेचना पड़ा, जिस प्राइस पे उसने खरीदा था उससे भी सस्ते में बेचना पड़ा, तो बॉन्ड होल्डर का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे पहला भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे। द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किन किन चीजों से, इन्फ्लुएंस वर्ड मैंने बताया ये आपको, जब आ जाता है तो आपको हमेशा थोड़ा चौक जाना है, जिसने भी PYQ के सेशन देखे हैं चीज देखी होगी कि इन्फ्लुएंस क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्राइस कैसी चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकता है, रेपो रेट से। अभी देखा हमने रेपो रेट मतलब वही इंटरेस्ट रेट जो बैंक आगे देगा, रेपो रेट उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग बॉन्ड में पैसा डालना चाहेंगे तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो सही बात है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी तो एक तरह का बॉन्ड है, तो उसका जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस होता है रेपो रेट से, एकदम करेक्ट। यूएस फेड का बेंचमार्क रेट, बिल्कुल सही बात है। अगर यूएस, ये भी देख लो अभी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी समझ लो साथ साथ। अगर यूएसए का जो बैंक है वो ये कहता है कि हम आज से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में जिन लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे वो क्या सोचेंगे, यार यूएसए तो एक ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है, ज्यादा सिक्योर इकोनॉमी है, अपने पैसे, और यहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिल रहा है, तो अपने पैसे इंडिया में ना डाल के हम यूएस में डालते हैं। तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगी, कहाँ जाएगी, यूएस में जाएगी। तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो होगा और यूएस में इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगी। तो अभी हम यही देख रहे थे, यूएस में क्या था, इन्फ्लेशन हो रहा था, इन्फ्लेशन हो रहा था, तो वहां का जो बैंक है वो क्या कर रहा है, 500 बेसिस पॉइंट पे बढ़ा चुका है पिछले 1 साल में, 10 महीनों में 500 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है, मतलब 5%, मतलब सपोज करो पहले 3% मिल रहा था तो अभी 8% मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। इतना हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो लोग चाहेंगे ना यहाँ पे पैसा डालना। तो अगर यूएस, तो अभी क्या है कि अभी ठीक है ये है, तो ये लोग क्या करेंगे, जब इंडिया से अपना पैसा निकालना है तो इंडिया में जो बॉन्ड है उसको बेचना पड़ेगा, और जब बॉन्ड जब बेच रहे हैं अपना,
सब अपने बॉन्ड जो मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो बॉन्ड की सप्लाई बढ़ी तो प्राइस कम हुआ, और प्राइस कम हुआ तो इन्फ्लुएंस हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। करेक्ट है बात? ये पूछ रखा था इसने, देखिए। यूएस फेडरल का जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लुएंस करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को? बिल्कुल करेगा जी। लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में liquidity है, सिंपल है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो सकता है तो बॉन्ड प्राइस, हमने देखा ये क्या होगा, इन्फ्लेशन होने पे बॉन्ड प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तो ज्यादा लोग परचेज करना चाहेंगे बॉन्ड को। अभी डिपेंड करता है कि ठीक है किस तरीके से इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। अभी कभी कभी ऐसा है कि मान लीजिए लिक्विडिटी ज्यादा है मार्केट में, ठीक है, और सब लोग उसको परचेज करना चाहते हैं, कोई एक बॉन्ड बहुत ही बढ़िया आ गया मार्केट में, सब लोग उसको परचेज करना चाहते हैं, तो उस बॉन्ड का प्राइस शूट भी हो सकता है, बट इफेक्ट तो पक्का होगा। तो अगर इन्फ्लेशन हो रहा है लिक्विडिटी आने की वजह से, तो इन्फ्लेशन होगा तो बॉन्ड का प्राइस विल डिक्रीज, और सिर्फ लिक्विडिटी होने से हो सकता है कि बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाए। ये चीज क्लियर है? अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है, तो पक्का मारिएगा बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो रहा है। अगर पूछा जाए लिक्विडिटी में इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, तो करेक्ट, मे माइट इंक्रीज। अगर आ जाए माइट डिक्रीज तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन होने की क्योंकि लिक्विडिटी होने की वजह से इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की वजह से बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी, ये ठीक है, सिंपल सा है ये। The money which is tendered in court of law to defray the fees of legal cases, the money which the creditor is under compulsion to accept in state settlement of his claim, यही होता है, यही होता है कि किसी भी देश में लीगल टेंडर क्या होता है कि आप उस लीगल टेंडर को मना नहीं कर सकते। अगर मुझे आपको 100 रुपए देने हैं और मैं आपको आके कल को 10-10 के नोट दूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं ले रहा इसे। विच अ क्रेडिटर, जिसने क्रेडिट दिया है, इज अंडर कंपल्शन, आप उस कंपल्शन में है कि उसे एक्सेप्ट करोगे जब आपको अपने कोई भी क्लेम को सेटल करना होगा। ठीक है, यही है सिंपल। और किस एक्ट के अंतर्गत ये डिफाइंड है? दिस इज डिफाइंड इन द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, सेक्शन 26। वो लीगल टेंडर को डिफाइन करता है कि लीगल टेंडर क्या क्या है इंडिया में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Currencies and coins are fiat money. Currencies do not have intrinsic value, but coins have. Currencies and coins are legal tenders. Currency notes are guaranteed by government of India. ओके, तो देखिए वही है जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ यहाँ भी। मतलब ये तो चलिए ठीक है, यूपीएससी मेड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं वो सेम चीज काम करती है ना? जिन्होंने पीवाई के सेशंस देखे हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट हियर आल्सो दैट थिंग वर्क्स कि करेंसी की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन कॉइन्स की होती है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते ना कि कोई वैल्यू ही नहीं होती है इंट्रिंसिक। ठीक है, दे अगर ऐसे देखोगे आप, तो करेंसी एंड कोइंस दोनों की ही अपनी फिर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। आपको ये बोलना चाहिए इफ यू आर टॉकिंग इन दैट टर्म। दोनों फाइट मनी है, ये बात ठीक है, लेकिन अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब कि एक तरह से ऐसे बोल लीजिए कि अ, किसी नोट है, कोई नोट आपके पास, उसकी वैल्यू क्यों है? उसकी वैल्यू इसलिए है ना क्योंकि उस पर आरबीआई के साइन है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने बैकिंग दी है। इसलिए थोड़ी कि वो एक पीस ऑफ पेपर है। अगर उस पीस ऑफ पेपर को आप बेचोगे थोड़ी थोड़ी कुछ मिलेगा, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है कुछ भी। ऐसे एक कोइन है, कोइन जिस भी मटेरियल का बनता है, वो उस मटेरियल के चक्कर में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है जो गवर्नमेंट की बैकिंग है उसके पीछे। तो ना करेंसी ना कोइन, ना करेंसीज ना कोइंस, नन हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। और फायट है, गवर्नमेंट की बैकिंग है, लीगल टेंडर है। तो 134 हो गया आपका आंसर। ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन इज द लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई। ओके, ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन इज पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। नोट्स एंड कॉइन्स आर सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी ओनली थ्रू आरबीआई। बताइए, सारा का सारा जो करेंसी है सर्कुलेशन में, वो आरबीआई की लाइबिलिटी है। करेंसी इन सर्कुलेशन, उसमें दो चीजें आती हैं, नोट्स आते हैं और कॉइन्स आते हैं। ठीक है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन में नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं। आरबीआई की लाइबिलिटी कितनी है? आरबीआई की लाइबिलिटी इसमें, आपको एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी रिमूव दीस पेजेस। कहाँ से डिलीट होते हैं ये? डिलीट डिलीट डिलीट। हो गया ना डिलीट? हाँ, ओके।
ठीक है, तो ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन इज द लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई, नहीं। आरबीआई सिर्फ क्या रिलीज करता है, जो आरबीआई रिलीज करता है वही उसकी लायबिलिटी होती है। तो जितने भी नोट्स हैं एक्सेप्ट 1 रुपए का नोट, वो आरबीआई रिलीज करता है। और कॉइन्स जो होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी होती है। और 1 रुपए के नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी होती है। ठीक है, बाकी सारे नोट जितने भी हैं करेंसी नोट्स, वो सब आरबीआई की लायबिलिटी है। तो ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन इज द लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगला है ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन इज पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मतलब मार्केट में कितना सप्लाई है पैसे का, मार्केट में इस टाइम एग्जिस्टिंग कितना है। आप देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बैंक में जमा कर रखे हैं तो वो भी पार्ट ऑफ मनी सप्लाई हो जाएगा, नहीं। बैंक अगर उसको देखिए, नहीं तो क्यों हो जाएगा, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, डबल काउंटिंग हो जाएगी। सपोज करिए आपने बैंक में जमा किए 100 रुपए, और बैंक ने वो 100 रुपए किसी को लोन दे दिए, उस लोन वाले ने वो 100 रुपए मार्केट में खर्च कर दिए। तो अब मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, 100 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो 100 रुपए है। लेकिन अगर आप बैंक का भी अलग से काउंट करोगे और ये भी अलग से काउंट करोगे तो मनी सप्लाई 200 हो जाएगी। तो ये तो इनकरेक्ट है, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए वो पैसा जो मार्केट में घूम रहा है, जब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया मनी सप्लाई कम करने के लिए। क्यों, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो लोग बैंकों में पैसे डाल देंगे, तो बैंकों में पैसे डाल देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि सारा का सारा पैसा जो all the currency in circulation is not part of money supply, only that part which is in the market is part of money supply. Notes and coins are circulated in the economy only through आरबीआई। हाँ, ये बात ठीक है, सारा का सारा जो पैसा है वो आरबीआई के थ्रू जाता है, गवर्नमेंट के अपने कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स नहीं होते, जो भी है जाता सब आरबीआई के थ्रू ही है, आरबीआई के पास ये पावर है। तो दिस विल बी करेक्ट एंड यू हैव सी एज योर आंसर। हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, तो ठीक है, आरबीआई के पास ही है। आरबीआई गवर्नर के सिर्फ हस्ताक्षर होते हैं, अथॉरिटी आरबीआई के पास ही है, अंडर अगेन आरबीआई एक्ट। इसको डिटेल में ये जानने की जरूरत नहीं है कि आरबीआई एक्ट क्यों क्यों नहीं, ये सब नोट नीड। फिर अगला है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी सर्कुलेशन इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स, सही बात है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, तो आरबीआई नहीं करता है मिंट। द कॉइन्स आर इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। द कॉइन्स आर इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई, ये बात भी सही, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। कॉइन्स मिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सर्कुलेट कौन करता है, आरबीआई, तो ये बात भी करेक्ट है। कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1000 एज पर द कॉइनेज एक्ट, करेक्ट। अभी देखिए, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी जनरली पूछता नहीं है, तो जस्ट जानने के लिए जान लीजिए कि ₹1000 तक का सिक्का आ सकता है। कई बार गवर्नमेंट रिलीज भी करता है, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट रिलीज भी करती है किसी स्पेशल ओकेजन पे या किसी स्पेशल इंसान के नाम पे, ₹1000 के कुछ सिक्के ऐसे रिलीज करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। इफ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड देन हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड इट्स डिनोमिनेशन, अगर नई करेंसी आने वाली है तो कौन उसकी डिनोमिनेशन डिसाइड करेगा। वो याद कर लीजिए, 2016 का डिमोनेटाइजेशन किसका डिसीजन था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो किस डिनोमिनेशन की करेंसी आएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका अधिकार है। ठीक है, और किसके, अभी इसमें भी देखिए पूछा जा सकता है कि क्या आरबीआई रिकमेंड करता है कि नहीं करता है, तो करता है। आरबीआई का जो डायरेक्टर का बोर्ड है वो रिकमेंड करता है, तब ये जो लिखा है यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने अभी, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया था, इसी साल की बात है, अभी बता रहा हूँ, इस कुछ महीनों के पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया था कि भाई ये जो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन था, ये वो नहीं था, लीगल नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, लीगल नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई एक्ट देखा, उसमें बोला कि भाई देखो, यहाँ पे लिखा है कि आरबीआई के डायरेक्टर जो है वो रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिनोमिनेशन डिसाइड करेगी, और आरबीआई ने रिकमेंडेशन दी थी, तो ये चीज ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया। ठीक है, तो वी हैव एन आंसर सी। हु इज द फाइनल अथॉरिटी इन अप्रूविंग द डिजाइन फॉर्म एंड मटेरियल, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर है, ये सब आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है। Prime Minister on 8th of November 2016 declared that existing 500 and 1000 rupees note will not be legal tender. This was done under which of the following act? ये किस एक्ट के अंदर करा गया, वही जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं अभी, आरबीआई एक्ट। जब आप उसी के अंदर नई करेंसी लेके आते हो, उसी के अंदर करेंसी का डिनोमिनेशन डिसाइड करते हो, उसी के अंदर करेंसी को बंद करते हो, तो सारी चीज उसी के अंदर होती है, तो आरबीआई एक्ट है यहाँ पे भी आंसर। आरबीआई टारगेट्स द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन, आरबीआई ये देखता है कि कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, किस चीज के बेसिस पे, रियल जीडीपी ग्रोथ क्या एक्सपेक्टेड है और इन्फ्लेशन कितना है, इसकी बेसिस। बिल्कुल ठीक है, अगर इन्फ्लेशन
ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम कर लेता है, इन्फ्लेशन लग रहा है कम है तो मनी सप्लाई बढ़ा देता है। तो ये बात ठीक है। और जीडीपी ग्रोथ तो देखेगा ही, अगर जीडीपी तो ग्रो कर नहीं रहा है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जीडीपी ग्रो कर रहा है बहुत तेज और आप मनी सप्लाई भी वो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस हिसाब से आरबीआई डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में, सपोज करिए इकोनॉमी मंदी चल रही है, ठीक है, तेज नहीं चल पा रही, तो एकदम बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल मेजर्स लेके आती है। तो ऐसे टाइम पे आरबीआई भी क्या देखता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कि हाँ यार अभी थोड़ा सा लोगों को हाथ में पैसा देता है, तो वो इंटरेस्ट रेट कम करने लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई? As per the IBA Act 1934, RBI is bound to undertake the receipt and payment of other banking operations of the central government. करेक्ट है। बैंकर का बैंकर, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर, बैंक्स का भी बैंकर और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बैंकर कौन है, आरबीआई है। क्या बोल रहे हैं, आरबीआई इज बाउंड टू अंडरटेक द रिसीप्ट एंड पेमेंट एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसीट पेमेंट बाकी बैंकिंग ऑपरेशंस कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा, बिल्कुल सही। एज पर द आरबीआई एक्ट, आरबीआई इज ऑब्लाइज्ड टू एक्ट एज अ बैंकर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एकदम करेक्ट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर अगर आरबीआई नहीं होगा तो कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो अपने खुद के ऐसे कोई रिजर्व बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश सुना है आपने कभी, या रिजर्व बैंक ऑफ बिहार सुना है, कभी नहीं सुना होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, आरबीआई ही स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देखता है, अगेन एज पर द आरबीआई एक्ट। तो 74 में भी हमारा आंसर सी हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एजेंसी बैंक्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934 allows RBI to appoint agency banks, ठीक है। scheduled payment bank and small finance banks can act as agency banks. Only those private banks which are of certain size are allowed to act as agency banks. ठीक है, अभी ये अगेन ये आरबीआई एक्ट में घुस के पूछा है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार जानने के लिए जान लेते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई के पास ये पावर है कि वो कुछ एजेंसी बैंक्स अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। इन क्या होते हैं, व्हाट आर एजेंसी बैंक्स, आरबीआई किसी भी आरबीआई के जो ऑपरेशन है वो किसी थ्रू ही किसी चीज के थ्रू ही होंगे ना, वो या तो उसके ऑफिस के थ्रू होंगे, या वो किसी कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि आप मेरा एक काम कर दो, पब्लिक बैंक को बोलेगा, प्राइवेट बैंक को बोलेगा। तो आरबीआई जो भी काम कराता है वो किसी के थ्रू कराएगा ना। आपने ये नहीं देखा होगा ना कि आरबीआई की ब्रांच खुली हुई है आपके गाँव में, कभी नहीं देखा होगा। मान लीजिए सपोज करिए एसबीआई की ब्रांच है और आपको गवर्नमेंट की बॉन्ड खरीदना है, तो आप एसबीआई की ब्रांच में जाके भी खरीद सकते हो। तो आरबीआई कैसे अपने काम कराता है, जिन बैंक्स के थ्रू, जिन ऑफिसेज के थ्रू आरबीआई अपने काम कराते हैं उनको बोलते हैं एजेंसी बैंक्स, ठीक है। शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्ट एज एजेंसी बैंक, यस यस, व्हाई नॉट, एनीथिंग कैन एक्ट एज अ शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक, दैट इज ओके, दैट इज नॉट एन इशू। अभी रिसेंटली अलाउ किया था शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक को, आरबीआई ने रिसेंटली अलाउ किया था। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। देन ओनली दोज प्राइवेट बैंक्स विच आर ऑफ ए सर्टेन साइज आर अलाउड टू एक्ट एज एजेंसी बैंक्स। अभी तो मतलब साइज का लिमिट हटा दिया आरबीआई ने रिसेंटली, तो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो बी करेक्ट। थोड़ा सा याद रखिएगा बस इस इन चीजों को, खासकर जो लास्ट में ये दोनों करंट अफेयर्स की चीजें, एजेंसी बैंक क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको, और ये दोनों चीजें करंट की हैं। शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक को अलाउ कर दिया है, और एजेंसी बैंक्स की अब जरूरत नहीं है, कोई भी प्राइवेट मतलब सॉरी मतलब किसी साइज की जरूरत नहीं है, कोई भी प्राइवेट बैंक अब किसी भी साइज का हो, इट कैन एक्ट एज एन एजेंसी बैंक, सो दैट्स अगेन ओके। सो वी हैव क्या क्या करेक्ट हो गया, हाँ, तो सर्टेन साइज की लिमिट हट गई है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो वी हैव 1 एंड 2 एज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 76 आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पार्ट ऑफ आरबीआई एक्टिंग एज बैंकर टू बैंक। तो बैंकर्स का बैंक है आरबीआई, क्यों, इनेबलिंग बैंक्स टू मेंटेन देयर अकाउंट्स विद आरबीआई फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, सही बात है, एसएलआर वगैरह ये सब चीजें जो हैं, जितने भी रिजर्व रिक्वायरमेंट बनाता है, सीआरआर पता नहीं फलाना ढिमाका कितनी सारी चीजें बनाता रहता है, तो वे सब कहाँ स्टोर होंगे, आरबीआई में स्टोर होंगे। तो आरबी किस में, बैंक का कोई अकाउंट होगा, ये एसबीआई का अकाउंट है जी, ये पीएनबी का अकाउंट है, इस तरीके से होगा कुछ, तो ये वहां पे पैसे डालते होंगे अपने, तो पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। इनेबलिंग सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक फंड्स, इसको इसको पैसे देना है, इसको इसको पैसे देना है, आपस में आरबीआई के थ्रू कर लेते हैं। आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू बैंक, सही बात है, कैश कैश का करंट आ गया, कल को न्यूज उड़ जाए कि भाई पीएनबी जो है वो घाटे में जाने वाला है, तो सब पीएनबी के बाहर लाके लाइन लगा खड़े हो जाएंगे, हमारे पैसे दो पैसे दो, तो अभी कहाँ से लाए, तो आरबीआई इसमें हेल्प करता है, करेक्ट है। एक्टिंग एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, अगेन करेक्ट, लेटर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट तो है कि भाई कहीं से नहीं मिल रहा तो हमसे ले लो, तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट एंड दीज आर द रीजंस व्हाई आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ बैंक्स, करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, ओके दोबारा, ठीक है, एक्टिंग एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ओके ओके, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट क्यों है आरबीआई बैंक्स का, इट इज डन टू प्रिवेंट पॉसिबल फेलियर ऑफ द बैंक एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, सही है, वही मैं बोल रहा हूँ, पीएनबी के बाहर अगर लाइन लगा खड़े हो जाए
और सब बोले कि मेरा सारा पैसा वापस कर दो, लेकिन पीएनबी तो बहुत जगह पैसा डाल रखा होगा, कहीं किसी को लोन दे रखे होंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट दे रखा होगा, कहीं किसी कंपनी को दे रखा होगा, तो कहाँ से लेगा पैसा? तो फेल हो जाएगा बैंक ऐसे तो नहीं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, हमसे ले लो पैसा। आरबीआई पैसा दे देता है, बैंक को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है, बैंक को बचा लेता है फेलियर से, उसके डिपॉजिटर्स को बचा लेता है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट लास्ट रिजोर्ट है ना, कहीं से नहीं मिल रहा तो हमसे पैसा ले लो। आरबीआई डज इट ओनली इफ द ट्रबल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज एग्जॉस्टेड ऑल रिसोर्सेज it can obtain from the market and from the RBI's regular liquidity fund facilities like LAF and MSF। बिल्कुल सही बात है, नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम में ही है सब कुछ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लास्ट रिजोर्ट, हम लास्ट में तुम्हें पैसा देंगे, पहले तुम अपने बाकी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर लो, मार्केट को एग्जॉस्ट कर लो, बाकी जो एलएफ हम देते हैं, एमएसएफ देते हैं, इन सबको एग्जॉस्ट कर लो, तो हम तुम्हें लास्ट रिजोर्ट में पैसा दे देंगे। एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, करेक्ट है। अगर कोई बड़ा बैंक फेल हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, एकदम से डिपॉजिटर्स पागल हो जा रहे हैं, तो दिक्कत होगी उन सब चीज़ों से। तो इसलिए इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए चीज़ जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट? इट इज प्रोवाइडेड टू इंसॉल्वेंट बैंक्स, ये इंसॉल्वेंट बैंक्स को दिया जाता है, ठीक है। RBI provides funds for long period and RBI provides fund against collateral and a penal rate। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहे हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में इट इज प्रोवाइडेड टू इंसॉल्वेंट बैंक्स, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसके बाद देख के क्या करोगे, पहले दे दो यार। इंसॉल्वेंट ही हो गया, खराब ही हो गया, वो बैंक खत्म ही हो गया, तो उसके बाद देख के क्या क्या फायदा होगा, तो थोड़ा पहले पैसे दे दो। तो नहीं, इंसॉल्वेंट बैंक को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रेस्ड है ना, स्ट्रेस्ड बैंक्स को, अगर कोई बैंक स्ट्रेस के अंदर है लेकिन वो सॉल्वेंट तो होना चाहिए, अगर बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर तो उठ ही नहीं सकता ना वो वापस, तो सॉल्वेंट होना जरूरी है। आरबीआई प्रोवाइड फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड, नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं देंगे हम नियर अबाउट वही 3 महीना, 90 डेज, 91 डेज, वही 91 डेज के लिए पैसे देंगे, तो नहीं, ये भी गलत है। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड करेक्ट है। कोई कोलेटरल लेके और कोई पीनल रेट लगा के कि भाई तुमने इतनी गलती की है, कुछ कोलेटरल तो रखो, तो जैसे सिक्योरिटीज रखवा ली है, कुछ और कोलेटरल रखवा लिया, ऐसे कुछ कोलेटरल रखवाता है और उसके बदले पैसे दे देता है, ठीक है जी। ऐसे करके इसका काम चल जाता है बैंक का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक सिचुएशन ऑफ बैंक रन, इसी चीज की मैं इतनी देर से बात कर रहा था, बैंक रन। कस्टमर जो अपने विड्रॉ कराते हैं डिपॉजिट, फेइंग दैट बैंक विल रन आउट ऑफ रिजर्व्स, करेक्ट, वही मैं जो बोल रहा था, जो आईसीआईसीआई के साथ हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, सब लाइन लगे खड़े हो गए थे आईसीआईसीआई के बाहर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बैंक्स आर इन रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। भाई अगर सब पैसा निकाल लेंगे अपना तो बैंक बेचारे खत्म हो जाएंगे, द बैंक हैज गॉन बैंकरप्ट, नो 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 नो। ज्यादातर केसेस में अफवाह उड़ जाती है या कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है तो बैंक रन हो जाता है एकदम से, ठीक है, तो बैंकरप्ट तो नहीं, सॉल्वेंट रह जाता है बैंक क्योंकि आरबीआई हेल्प कर देता है। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पार्ट ऑफ आरबीआई एक्टिंग एज बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर, ये भी आरबीआई है, सही बात है। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन कर रहा है, आरबीआई मेंटेन्स द अकाउंट फॉर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स लाइक कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी पब्लिक, सही बात है। अभी हमने देखा ये ऊपर कि आरबीआई जो है वो अलग अलग फंड्स जो है वो मेंटेन करता है। दूसरा क्या है, आरबीआई एक्ट्स एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स, तो गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है आरबीआई, सही बात है। एडवाइजरी, एडवाइजिंग एडवाइस तो ले ही सकता है यार बैंक, मतलब बैंक को आरबीआई से गवर्नमेंट, अलग अलग मैटर्स पे, बैंकिंग मैटर पे, कोई बैंक में रिकैपिटलाइजेशन करना है तो एडवाइजरी तो ले ही सकता है, इतने बड़े बड़े लोग बैठते हैं वहाँ पे। आरबीआई प्रोवाइड्स वेज एंड मींस एडवांसेस टू द गवर्नमेंट, हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वेज एंड मींस एडवांस की फैसिलिटी देता है आरबीआई, ठीक है, ये याद है ना आपको, हमने पिछले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एलएएफ होता है, वेज एंड मींस एडवांस होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें, नहीं तो रिपीट करिए, रिवाइज करिए, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई फ्लोट्स लोन्स एंड मैनेजेस देम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये बंद कर चुका है आरबीआई, अब ये वाला काम नहीं करता आरबीआई, ये चीज आरबीआई बंद कर चुका है। लोन नहीं मैनेज करता गवर्नमेंट के, पहले पता नहीं करता था, नहीं करता था, लेकिन कुछ काम आरबीआई ने बंद कर दिए थे। तो ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन्स नहीं फ्लोट करता है आरबीआई, उनको मैनेज नहीं करता है, ये करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी सब ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि अच्छा ये क्यों, ये समझिए क्यों ऐसा, वाई इज दिस सो, क्यों नहीं करता है मैनेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है यहाँ पे, लोन को मैनेज करने में सेंट्रल गवर्नमेंट के आरबीआई का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि आरबीआई का काम क्या है, मेन काम क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मनी सप्लाई मेंटेनेंस। अगर गवर्नमेंट लोन लिए जा रही है और पैसा डालती जा रही है, इन्फ्लेशन ब्रीच कर जा रहा है, तो आरबीआई अपना काम कैसे पूरा करेगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है आरबीआई का ये काम करने में, तो इसलिए आरबीआई ने ये काम बंद कर दिया है। नाउ वी हैव 1 2 एंड 3 एज द आंसर। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोटिस मनी, इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर ओवरनाइट लेंडिंग,
ओके, इट इज एन, नहीं वो तो शॉर्ट शॉर्ट मनी टाइप हो जाता है, शॉर्ट कॉल मनी, है ना, ऐसा कुछ नाम है ना एक, शॉर्ट कॉल कि मतलब जो एक ही रात के लिए हो, तो नहीं, दिस इज फॉर 2 to 14 days। नोटिस मनी होता है वो 2 से 14 दिन के लिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, इनकरेक्ट। तो ये खत्म, ये खत्म, तो दूसरा तो करेक्ट ही हो गया, इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सही है। इट इज जनरली अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, जनरली एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, नहीं छोटे टाइम के लिए है ना, सिक्योरिटी मुझे उठाना है तो मैं बड़े टाइम के लिए उठाऊंगा। अगर मुझे कुछ दे के उठाना है, कुछ रख के उठाना है, तो मैं बड़े टाइम के लिए उठा लूंगा, कहीं से भी उठा लूंगा। अगर मुझे छोटे टाइम के लिए जल्दी से कुछ चाहिए, तो फिर ऐसी चीजें क्या होती हैं, जनरली अनसिक्योर्ड होती है, और उनपे अच्छा खासा चार्ज ले लेते हैं लोग फिर। तो दिस इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड यू हैव सी एज योर आंसर। अब ये इतने सारे टर्म्स हैं, इनको याद कैसे रखें, क्या रखें, तो बस एक छोटे छोटे में लिखते रहो। नोटिस मनी, आगे कोमा 2 to 14, कोमा बैंक्स, कोमा अनसिक्योर्ड, बस हो गया, डन, फिनिश। आगे बढ़िए। कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है, इट इज एन अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, सही बात है, कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है ना, प्रोमिसरी नोट की तरह होता है ये तो। फिर इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, हाँ तो वो 1 साल से कम के लिए ही होता है, ओवरनाइट नहीं होता है, लेकिन 1 साल से कम के लिए होता है। एनबीएफसी इशू कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, करेक्ट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर इशू करती है, सही है। नबार्ड से भी ये लोग भी करते हैं, मनी उठाने के लिए, पैसा उठाने के लिए ये लोग भी करते हैं। तो इसका आंसर डी हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नाम से पता चल रहा है आपने कुछ डिपॉजिट किया, उसके बदले आपको सर्टिफिकेट मिला है। इट इज नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, अगर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं क्यों सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, भाई मैंने डिपॉजिट किया अपना कुछ पैसा, मुझे उसके बदले सर्टिफिकेट मिला, तो मैं सर्टिफिकेट दूसरे को दे दूंगा कि भाई ये सपोज करो मुझे पेमेंट करनी है, सपोज करो ये ए एक बिजनेस है, ये बी एक बिजनेस है, इस ए ने यहाँ 10,000 रुपए बैंक में इसके पड़े हैं, और ये बी को 10,000 रुपए इसको देने हैं, ठीक है, इसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है 10,000 रुपए का, तो इसको दे देगा कि कल तू यहाँ पे जाके 10,000 रुपए निकलवा लियो, तो ट्रेडिंग हो गई, कैश का एक्सचेंज नहीं होएगा, बैंक में बैंक के पैसे रह जाएंगे। तो इट इज नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, इज रॉन्ग, तो पहला तो इनकरेक्ट है। इट इज अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक, अगेन सिक्योर्ड क्यों होगा, जब हमने ऑलरेडी पैसे सबमिट कर दिए हैं तो सिक्योर्ड सिक्योर्ड होने का क्या मतलब है, नहीं, अगेन इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सही है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, पैसे उठाने हैं। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है, बैंक इशू करते हैं, कुछ बाकी इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं, और लगभग 1 साल के लिए इशू करते हैं, और तुम जाओ इसको डालो, पैसा निकालो, और इसको ट्रेड भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, डी। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, अभी बहुत सारे पढ़ लिए इसमें से तो कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, स्टेट डेवलपमेंट लोन, सभी। स्टेट डेवलपमेंट, अच्छा हमने क्या पढ़ा था, स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है उनको आप वो नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया बस जो मनी मार्केट का नहीं है, यही उस दिन हमने डिफरेंस पढ़ा भी था, स्टेट डेवलपमेंट लोन और बाकी में क्या डिफरेंस है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कैन नॉट बी ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। तो ये नहीं होगा बस आंसर में, बाकी 1 2 3 हो जाएगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में रिक्वायर अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर बैंक्स का मर्जर होना है तो इसमें से किसके अप्रूवल की जरूरत पड़ सकती है, आरबीआई की और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, दोनों करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि सीसीआई क्या देखेगा कि कंपटीशन की तो तबाह नहीं कर रहे हो तुम, पता चले बहुत ज्यादा तुमने बड़ा एसेट बना लिया, इतना बड़ा एसेट बना लिया कि अब तुम कंपटीशन तबाह कर सकते हो, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चेक करेगा इस चीज को, ठीक है। देयर इज अ सर्टेन लिमिट कि इतने लिमिट के ऊपर आपका टर्नओवर नहीं जा सकता है, अगर जा रहा है तो फिर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलो, वो अप्रूव करेगा तभी होगा आपका। तो दोनों का अप्रूवल मे लिखा है ना, मे रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज, आरबीआई इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस एंड सीसीआई इन स्पेसिफिक केसेस, तो बोथ आर करेक्ट। Consider the following statement regarding Financial Services Institution Bureau constituted in 2022। लास्ट ईयर एक ब्यूरो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। इट इज क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन का एक ब्यूरो है ये। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स इन पीएसबीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल करेक्ट है। इसके जिसके पहले यहाँ पे क्या था, ट्रिपल बी, बैंक बोर्ड ब्यूरो था, अब उसकी जगह क्या आ गया, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या कर रहा था, सिर्फ बैंक्स वालों के लिए कर रहा था, ये बाकी के लिए भी कर लेगा। तो ये क्या हो गया आपका, रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स इन पीएसबीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो दिस इज करेक्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी।
तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इट हेल्प्स पीएसबीज इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान, बिल्कुल सही बात है, हेल्प करेगा, नहीं तो अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो बाद में तुम्हें रिकमेंड नहीं करेगा, तुम्हारा नाम हटा लेगा। तो अगेन दिस इज करेक्ट। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नो नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है। एक बार देखना पड़ेगा, शायद ये मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंटली बनाया गया था, रिकमेंडेशन तो पीजे नायक कमेटी की थी इसमें, जिसके ऊपर वो आया था बैंक बोर्ड ब्यूरो, फिर उसको रिप्लेस करके एफएसआई भी आया है, लेकिन ये किस एक्ट के अंदर हुआ है वो एक बार चेक करिएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन शायद ये किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं बनाया गया अभी अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो दिस स्टेटमेंट शुड बी 1 and 2 हेयर। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसी के बारे में दोबारा, इट सिलेक्ट्स द चीफ ऑफ एलआईसी, नाबार्ड एंड पब्लिक फाइनेंशियल institutions. The person selected by the FSIB require approval of the appointment committee of the cabinet. दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सीधा थोड़ी आप किसी को अपॉइंट कर दोगे, बैंक बोर्ड ब्यूरो भी तो ये करता था, सिलेक्ट करता था, और अपॉइंट कौन करती थी, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। तो दो अलग अलग वर्ड हैं, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट। सिलेक्ट कौन करता है, एफएसआईबी, और फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैबिनेट कमेटी। तो 87 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे। Consider the following statements regarding the insurance cover provided to depositor by the DICGC. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि जो यूएस का इसका काउंटर पार्ट है डीआईसीजीसी का, वो न्यूज में है, क्योंकि वहां पे एसवीबी क्राइसिस हो गया है, तो वहां पे भी वो उसने बोल दिया कि तुम इतने लाख डॉलर निकाल सकते हो। तो हमारे यहाँ पे भी है ना, 5 लाख रुपए निकाल सकते हो, अगर तुम्हारा फंस गया पैसा तो तुम 5 लाख रुपए ही निकाल सकते हो, हमारे यहाँ पे भी ये चीज है। ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव टू रजिस्टर विद डीआईसीजीसी फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द डिपॉजिटर्स, करेक्ट है। ये क्या करता है, देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट आपके डिपॉजिट को क्या करता है, इंश्योर करता है, आपने जो क्रेडिट दिया उसकी गारंटी ले लेता है, इसका कॉर्पोरेशन है ये। मतलब आपने बैंक में पैसा डाला, ठीक है, सपोज करिए आपने बैंक में 2 लाख रुपए डाले, और बैंक की जो है दिवाली निकल गया, बैंक की हो गई ऐसी तैसी, तो अब आप अपना पैसा निकाल सकते हो, कैसे, इसके थ्रू। डीआईसीजीसी आपको 5 लाख रुपए तक देता है, अगर आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट है तो 5 लाख रुपए देता है, 6 लाख का है तो भी 5 लाख देता है, तो अप टू 5 लाख। पहले शायद 2 लाख था, फिर एक बजट में भी रिसेंट में बढ़ा के इसको 5 लाख किया था, पिछले शायद पिछले बजट में 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे कमर्शियल बैंक, सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इसके अंदर रजिस्टर होना मैंडेटरी है। आरबीआई इंकर्स द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन, जो प्रीमियम का बर्डन है वो किस पे गिरेगा, नहीं नहीं नहीं, आरबीआई पे नहीं गिरता है वो, इनकरेक्ट, नहीं। सो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आरबीआई क्यों उठाएगा भैया बर्डन, आरबीआई कहाँ से इतने पैसे लेके आएगा, दिस इज रॉन्ग। चलिए आगे। गवर्नमेंट इनकर्स द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन, प्रीमियम बर्डन गवर्नमेंट पे जाएगा, नहीं, अगेन दिस इज इनकरेक्ट। कुछ लोगों को लगेगा कि ठीक है आरबीआई पे नहीं जा रहा तो इस पे चला जाएगा, हाँ 2021, राइट राइट, 2021 में ये जो वो था, 2 लाख से इसको 5 लाख कर दिया गया था, 2020 या 21 की बात है। तो आरबीआई इनकर्स द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन, नहीं। गवर्नमेंट इनकर्स द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन, नहीं, इनकरेक्ट। डीआईसीजीसी प्रोवाइड्स इंश्योरेंस ओनली इन द केस द बैंक हैज गॉन बैंकरप्ट, नहीं, जरूरी नहीं है कि वो बैंकरप्ट ही चला जाए, इन केस अगर कुछ और भी इशू हो गया उसके साथ, अच्छा नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा हो गया है, तो भी आपको आरबी ये डीआईसीजीसी 90 दिन के अंदर अंदर अपना पैसा निकाल के दे देता है। तो ओनली वाला केस यहाँ पे बैंकरप्ट वाला नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड यू हैव योर आंसर एज ए। तो 88 का आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ए। ओके, कितना हो गया आज, 88 तक हो गया है। चलिए 90 तक कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो गया ऐसा लग रहा है, ठीक है। Consider the following statements regarding payment banks. They can open demand and time deposit account both. Demand demand और टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट दोनों खोल सकते हैं, नहीं, अभी दोनों वाला उनको अलाउ नहीं किया था, क्यों, क्योंकि लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो जिस चीज में लेंडिंग एक्टिविटी नहीं है वहां पे आप ये क्या बोलते हैं, इनको लोन्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी चीजें आप नहीं दे सकते हैं। फिर दे कैन ओपन बोथ, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, दे कैन ओपन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट बोथ, तो नहीं, दोनों नहीं कर सकते हैं, दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स आप नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, तो दिस स्टेटमेंट गोज रॉन्ग, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, देखिए यहीं से आंसर आके एक स्टेटमेंट के बाद ही। दे आर सेटअप एज डिफरेंशिएटेड बैंक, सही बात है, पेमेंट बैंक डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं, जनरली रेमिटेंसेस के लिए करे गए थे अपने टाइम पे, लेकिन ये स्पेसिफिक टारगेट किनको करते हैं, वही जो रेमिटेंसेस सर्विसेज देना चाहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, या फिर कम कमाते हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, ऐसे लोगों को डिफरेंशिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक लाए गए थे।
दे में एक्ट एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर अदर बैंक। सही बात है, मान लीजिए कोई दूसरा बैंक है, हमारे सपोज करिए पेटीएम का पेमेंट बैंक है, और कल को एसबीआई पे बोले पेटीएम को यार हमारे साथ एक वो कर लो, और जो भी आपकी चीजें हैं उनके थ्रू हम अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करा देंगे, आप हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाओ। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है, जो घर घर जाके या बहुत सारे पॉइंट्स पे जाके वो करता है, घर घर तक जिसकी रीच हो जाती है, जो आगे बैंक की एक्टिविटीज लेके जाता है। तो ठीक है, पेटीएम अगर हाँ बोलता है तो वो कर सकता है। दे विल प्रोवाइड पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज टू, बिल्कुल 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 भाई मैं बोल रहा था, स्मॉल बिजनेसेस को, लेबर वर्कफोर्स को, माइग्रेंट्स को रेमिटेंस सर्विस देता है ये। करेक्ट है, इसी के लिए इसको डिफरेंशिएटेड बैंक बनाया गया था। तो 89 का आंसर विल बी सी। चलिए 90 और कर लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए है ये क्वेश्चन, थोड़े से टाइम पहले इसके बारे में काफी न्यूज में था ये। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जब इसको लगभग 2021 के आसपास बड़ा न्यूज में था ये। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डिमांड और फिक्स डिपॉजिट दोनों है? नहीं, अगेन नहीं, सेम बात है। अगेन नाम से पता चल रहा है ना, पेमेंट बैंक है यार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो पेमेंट बैंक है तो कैसे ही वो हो जाएगा? नहीं, अगेन रॉन्ग। इट अलाउज सेविंग्स एंड करंट अकाउंट बोथ। हाँ ये बात ठीक है, सेविंग मतलब अकाउंट दोनों खोल सकते हो आप, सेविंग्स का भी और करंट का भी, लेकिन फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे आपके खुलेंगे, डिमांड डिपॉजिट नहीं खुलेंगे। फिक्स डिपॉजिट ही क्यों? क्योंकि आप जनरली जब पोस्ट ऑफिस में डालते हो तो एक फिक्स टाइम के लिए डालते हो, है ना। आप डिमांड मतलब डेली जाके आप पोस्ट ऑफिस में खड़े रहो कि आज हमें 100 रुपए दो, कल हमें 200 रुपए दो। पोस्ट ऑफिस नहीं, कैन नॉट डू दैट। इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। करेक्ट, इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये भी करेक्ट है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 सी। ठीक है जी। बाकी आगे ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में है। इट सप्लाई करता है क्रेडिट स्मॉल बिजनेसेस को, हाँ ठीक है, स्मॉल फाइनेंस नाम से पता चल रहा है। सप्लाई क्रेडिट्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हाँ ये भी करता है, ये बात भी ठीक है। अगेन किस चीज के लिए बनाया गया है? स्मॉल बिजनेस, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, तो डिफरेंशिएटेड हो गया थोड़ा सा। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स, अच्छा ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है। ओके ओके, ये तो पीवाईक्यू है शायद। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज, नहीं। बहुत लोगों को देख के लगेगा कि अच्छा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है और ये करेक्ट होगा, लेकिन नहीं, ये काम ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। बैंक कब से एनकरेज करने लगे कि आप जाके फैक्ट्री डालो या आप जाके कोई बिजनेस सेटअप करो रूरल एरियाज में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काम गवर्नमेंट के होता है। गवर्नमेंट ये सब स्कीम्स लेके आएंगी, बैंक का ये काम नहीं है। बैंक का काम है बैंकिंग सर्विसेज देना, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए ये पेज खत्म ही कर लेते हैं, 92 तक कर लेते हैं। मेरा मन करता रहता है कि थोड़ा थोड़ा और करा दो, थोड़ा थोड़ा और करा दो। Okay, consider the following statements regarding cooperative banks. All cooperative banks are under the dual regulation of RBI and गवर्नमेंट। अभी ये ड्यूअल रेगुलेशन को खत्म कर दिया गया है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने लास्ट ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर ड्यूअल रेगुलेशन ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारी जगह पे जो ये ड्यूअल रेगुलेशन था ये लास्ट ईयर खत्म कर दिया था। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो वो आरबीआई के अंडर है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो नाबार्ड के अंदर हैं। तो ऐसे अलग 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 कर दिए गए हैं। तो नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है जी। आरबीआई रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन, बिल्कुल यूपीएससी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत इनको रेगुलेट किया जाता है। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट है। ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड, अभी तो बताया मैंने कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको आरबीआई देखता है, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको नाबार्ड देखता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, इसको यहीं रोक लेते हैं आज, 92 तक हो गया।